नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू दिस चैनल। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे चैप्टर नंबर 1 से शुरू कर रहे हैं मैथ को। चैप्टर नंबर 1 है आपका संबंध एवं फलन, यानी कि रिलेशन एंड फंक्शंस। रिलेशन एंड फंक्शंस के अंतर्गत हम लोग पहला चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं। इसके अंतर्गत सबसे पहले हम लोग कॉन्सेप्ट को देखते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं हम लोग संबंध किसको बोलते हैं, यानी कि जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं रिलेशंस। रिलेशंस में क्या होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे दो सेट दिया गया है। ए सेट के अंतर्गत 1 2 3 4 दिया हुआ है और बी सेट के अंतर्गत 2 3 4 5 और 6 एलिमेंट दिया हुआ है। एक एलिमेंट को 1 से डिनोट कर रहे हैं और बी के एलिमेंट को y से डिनोट कर रहे हैं। यहाँ पे जो रिलेशन बन रहा है 1 का 2 से रिलेशन बन रहा है, 2 का 3 से, 3 का 4 से, 4 का 5 से। तो 1 का 2 से बन रहा है, यानी कि एक एक बढ़ते जा रहा है, 2 1 3 3 1 4 4 1 5। इस रिलेशन को अगर दिखाना हो r इक्वल टू a से b में रिलेशन बन रहा है। r इक्वल टू यहाँ पे ऑर्डर पेयर बनेगा 1 का 2 से तो 1 2 रिलेशन, फिर 2 का 3 से 2 3 रिलेशन, फिर 3 का 4 से 3 4 रिलेशन, 4 का 5 से 4 5। ये हो गया आपका रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में लिखना हो तो हम लोग डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं। यदि हम इसको समुच्चय निर्माण रूप में अगर लिखना चाहें तो r इक्वल टू हो जाएगा एक्स वाई सच डेट y इक्वल टू कितना हो जाएगा x प्लस 1। x में एक को जोड़ रहे हैं तो y मिल रहा है, यानी कि y इक्वल टू कितना हो जाएगा x प्लस 1, जहाँ पे x बिलोंग्स टू a और y बिलोंग्स टू b। ये हमारा हो गया समुच्चय निर्माण रूप। अब उसके बाद में नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, पी एलिमेंट के पास में 1 2 3 4 एलिमेंट है जिसे हम लोग x से डिनोट कर रहे हैं। फिर पी एलिमेंट में ही 1 2 3 4 एलिमेंट है जिसे हम लोग y से डिनोट कर रहे हैं। यहाँ पे रिलेशन जो बन रहा है वह p से p में ही बन रहा है। यहाँ पे बोला क्या गया है रिलेशंस में, यानी कि y इज ग्रेटर देन x। y जो है x से बड़ा है, यानी या इसी को बोल सकते हैं x इज लेस देन y। r टू r सच दैट p टू p, मैंने r का जो रिलेशन है p से p में बन रहा है। तो यहाँ पे बोला है कि y इज ग्रेटर देन x। 1 1 से 1 1 के तो बराबर है तो इसका रिलेशन नहीं बनेगा। 2 1 के बराबर है तो 1 से रिलेशन बन जाएगा। 3 1 से बड़ा है तो 1 से 3 का रिलेशन बन जाएगा। 4 1 से बड़ा है तो 1 का 4 से रिलेशन बन जाएगा। फिर 2 से देखेंगे तो 2 तो 1 से छोटा है इसलिए रिलेशन नहीं बनेगा। 2 2 से छोटा है इसलिए 2 2 के बराबर है इसलिए इससे रिलेशन नहीं बनेगा। लेकिन 2 3 से छोटा है इसलिए इससे रिलेशन बनेगा और 2 4 से छोटा है इसलिए इसका रिलेशन बनेगा। फिर 3 का चेक करेंगे तो 3 तो 1 से बड़ा है इसलिए रिलेशन नहीं बनेगा। 3 2 से छोटा है इसलिए रिलेशन नहीं बनेगा। 3 3 के बराबर है इसलिए रिलेशन नहीं बनेगा। लेकिन 3 4 से छोटा है इसलिए इससे रिलेशन बनेगा। और 4 तो सबसे छोटा है, यानी कि 1 से भी छोटा है, 2 से भी छोटा है, 3 से भी छोटा है और 4 के बराबर है इसलिए 4 का किसी से भी रिलेशन नहीं बनेगा। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं r इक्वल टू हो जाएगा 1 का 2 से रिलेशन बना, 1 का 3 से रिलेशन बना, 1 का 4 से रिलेशन बना, फिर उसके बाद 2 का 3 से रिलेशन बना, 2 का 4 से रिलेशन बना, फिर उसके बाद में 3 का 4 से रिलेशन बना। तो r इक्वल टू हो जाएगा x y सच दैट y इज ग्रेटर देन x, जहाँ पे x बिलोंग्स टू a और y बिलोंग्स टू b हो जाएगा। यहाँ पे प्रांत हो जाएगा आपका 1 2 3। प्रांत वो होता है जहाँ पे मैंने p एलिमेंट के जितने भी एलिमेंट का प्रतिबिंब बनता है उसे ही हम लोग प्रांत कहते हैं। यानी कि इसमें से 1 2 3 का इमेज बन रहा है, यानी कि प्रतिबिंब बन रहा है, इसलिए यह प्रांत हो जाएगा। सह प्रांत क्या होता है, समुच्चय b में जितने भी एलिमेंट होते हैं वे सभी सह प्रांत कहे जाते हैं। यानी कि समुच्चय p में यानी कि 1 2 3 4 एलिमेंट है तो पूरे समुच्चय p के सभी एलिमेंट हमको सहप्रांत कहे जाते हैं। और परिसर किसे बोलते हैं, समुच्चय p के जितने एलिमेंट का पूर्व प्रतिबिंब बनता है, यानी कि यहाँ पे 2 3 और 4 का पूर्व प्रतिबिंब बन रहा है तो ये 2 3 और 4 पूर्व प्रतिबिंब बनने के कारण ये सभी परिसर कहलाएंगे। यानी कि यहाँ पे 2 3 4 परिसर होंगे, एक परिसर नहीं होगा क्योंकि इसका पूर्व प्रतिबिंब नहीं बन रहा है। यहाँ पे हम लोग प्रांत सहप्रांत और परिसर के बारे में देख लिए। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं संबंधों के प्रकार, यानी कि संबंध कितने प्रकार के होते हैं। संबंध वास्तव में 4 प्रकार के होते हैं। पहला जो टाइप होता है वो होता है स्वतुल्य संबंध जिसे हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशंस। दूसरा होता है सममित संबंध जिसे हम लोग बोलते हैं सिमेट्रिक रिलेशंस। तीसरा होता है आपका संक्रामक संबंध जिसे हम लोग बोलते हैं ट्रांजिटिव रिलेशंस। और चौथा होता है तुल्यता संबंध जिसे हम लोग बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशंस। ये 4 प्रकार के संबंध होते हैं। कौन कौन से, स्वतुल्य संबंध, सममित संबंध, संक्रामक संबंध और तुल्यता संबंध। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। पहला है आपका स्वतुल्य संबंध जिसे हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशंस, यानी कि यहाँ पे एक एलिमेंट है 1 2 3 4 और ए ही के एलिमेंट है 1 2 3 4 और इस रिलेशंस बन रहा है ए माने ए एलिमेंट जो है बिलोंग्स टू आर रिलेशनशिप फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। यहाँ पे रिलेशन बन रहा है 1 का 1 से, 1 का 2 से, 2 का 2 से, 2 का 4 से, 3 का 3 से और 4 का 4 से बन रहा है। यानी कि आर का हो जाएगा 1 1 फिर 1 2 2 2 2 4 3 3 और 4 4। ये रिलेशन हो गया। और हमारे पास एग्जांपल के तौर पर हम लोग देख सकते हैं ये दिया हुआ है यहाँ पे 1 2 3। अब हमको स्वतुल्य जांच करना है कि स्वतुल्य कोई है कि नहीं है। देखो यहाँ पे 1 2 3 दिया हुआ है तो निश्चित रूप से स्वतुल्य होने के लिए जितने भी एलिमेंट दिए हुए हैं तो स्वयं से रिलेशन होना ही चाहिए। यानी कि सारे एलिमेंट रिलेशन में यानी कि 1 1 2 2 और 3 3 होना चाहिए। तो यहाँ पहला में देख लेते हैं। पहला में दिया है 1 1 तो ये तो है 1 2 2 होना चाहिए था, 2 2 भी है और 3 3 होना चाहिए, 3 3 भी है। यदि 3 एलिमेंट दिए गए स्वयं से रिलेशन होगा उसी को बोलते हैं स्वतुल्य। स्वतुल्य मतलब ए का ए से रिलेशन हो, यानी कि 1 का 1 से, 2 का 2 से, 3 का 3 से, तीनों एलिमेंट है इसलिए पहला जो है यह स्वतुल्य रिलेशन होगा। दूसरा है दिया हुआ है यहाँ पे 1 1 दिया हुआ है लेकिन 2 2 और 3 3 तो दिया ही नहीं है, इसीलिए 2 2 और 3 3 नहीं होने के कारण यह स्वतुल्य नहीं होगा। कोई एक भी नहीं रहेगा तब भी वो स्वतुल्य नहीं होगा। तीसरा नंबर में है आपका यहाँ पे तो ना 1 1 है, ना ही 1 2 2 है और ना ही 3 3 है, इसीलिए यह स्वतुल्य नहीं होगा। अब हम लोग देख लिया। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट है आपका सममित संबंध जिसे हम लोग बोलते हैं सिमेट्रिक रिलेशंस। इसमें दिया हुआ है ए के एलिमेंट है 1 2 3 4 और बी के एलिमेंट है 1 2 3 4 और इस रिलेशन बना है 1 का 1 से, 1 का 2 से, 2 का 1 से, 2 का 3 से, 3 का 4 से रिलेशन बना है। यानी कि यहाँ पे मैंने सममित संबंध या सिमेट्रिक रिलेशन क्या कहता है कि ए का बी से रिलेशन रहेगा, यानी कि ए बी बिलोंग्स टू आर, देन निश्चित रूप से बी ए बिलोंग्स टू आर, ए बी बिलोंग्स टू ए, मतलब पहला का दूसरे से रहेगा तो दूसरा का पहले से रिलेशन रहेगा। इसे ही हम लोग बोलते हैं सिमेट्रिक रिलेशन या सममित संबंध। जैसे आर इक्वल टू यहाँ पे दिया हुआ है 1 1 1 2 2 1 2 3 और 3 4। तो इसको हमको बताना है कि ये सममित है कि नहीं है। देखिए यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे 1 1 का तो उल्टा भी करेंगे तो 1 1 ही होगा, 1 2 का उल्टा करेंगे 2 1 दिया हुआ है, फिर 2 1 का उल्टा करेंगे तो 1 2 दिया हुआ है। अब ये 2 3 का उल्टा 3 2 होता है जो कि दिया ही नहीं है। तो आगे चेक करने के लिए बताएंगे यदि एक भी मिल गया जिसका उल्टा नहीं है तो वो सममित नहीं होगा। तो ये रिलेशन ही सममित नहीं है। हमारे पास में यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे दिया हुआ है a इक्वल टू 1 2 3, यहाँ पे r रिलेशन फ्रॉम a टू a है। तो हमको चेक करना है कि इसमें कि सममित है कि नहीं है। पहला में हम लोग देख रहे हैं, पहला में दिया हुआ है r रिलेशन 1 1 का उल्टा तो 1 1 होगा ही है,
1 2 का उल्टा होता है 2 1, कहीं भी 2 1 नहीं दिया हुआ है, यहीं पे हम रुक जाएंगे, आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। तो निश्चित रूप से 1 2 का उल्टा 2 1 होता है, जो कि इस रिलेशन में कहीं नहीं है, तो निश्चित रूप से ये सम्मित नहीं होगा। और अगर हम चेक करना चाहें कि ये स्वतुल्य है कि नहीं है, तो 1 1 2 2 3 3 है, तो निश्चित रूप से ये स्वतुल्य तो है ही। दूसरा नंबर देख लेते हैं, यहाँ पे देखिए 1 1 का उल्टा तो 1 1 होगा ही, 1 2 का उल्टा 2 1, 2 1 का उल्टा 1 2, तो निश्चित रूप से ये क्या है, सम्मित है। लेकिन अगर बोलेंगे कि ये स्वतुल्य है कि नहीं है, यहाँ पे 1 1 है लेकिन 2 2 और 3 3 नहीं है, तो इसलिए स्वतुल्य नहीं है। तीसरा नंबर देख लेते हैं, 1 2 का उल्टा 2 1 और 2 1 का उल्टा 1 2, तो निश्चित रूप से जितने एलिमेंट इसमें दिए हुए हैं उसके जितना है उसके उल्टा भी मौजूद है, इसलिए ये सम्मित है। स्वतुल्य नहीं है क्योंकि इसमें ना 1 1 है, ना 2 2 है, ना 3 3 है। चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 1 1 का उल्टा 1 1, 2 2 का उल्टा 2 2, 3 3 का उल्टा 3 3 और 1 2 का उल्टा 2 1 होना चाहिए, लेकिन 2 1 कहीं नहीं है, इसलिए ये सम्मित नहीं है। लेकिन स्वतुल्य है, क्यों? क्योंकि 1 1 का 1 1 दिया हुआ है, 2 2 का 2 2 दिया हुआ है और 3 3 का 3 3 दिया हुआ है, इसलिए ये स्वतुल्य है। स्वतुल्य तो है लेकिन सम्मित नहीं है। अब नेक्स्ट देखते हैं, r इक्वल टू दिया 1 1 का उल्टा 1 1, 2 2 का उल्टा 2 2, 3 3 का उल्टा 3 3, 1 2 का उल्टा होता है 2 1 और 2 1 का उल्टा होता है 1 2। यहाँ पे देखिए 2 3 का उल्टा होता है 3 2 और 3 2 का उल्टा होता है 2 3। तो निश्चित रूप से हम बोल सकते हैं कि ये स्वतुल्य सम्मित भी है, और स्वतुल्य इसलिए है क्योंकि 1 1 2 2 और 3 3 तीनों दिया हुआ है, इसलिए ये स्वतुल्य भी है और सम्मित भी है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, r इक्वल टू दिया हुआ है 2 2 3 3 1 2 2 1, 2 2 का उल्टा तो 2 2 ही होता है, 3 3 का उल्टा 3 3 होता है, 1 2 का उल्टा 2 1, 2 1 का उल्टा 1 2। तो निश्चित रूप से बोल सकते हैं कि ये सम्मित तो है लेकिन स्वतुल्य क्यों नहीं है? 2 2 दिया हुआ है, 3 3 दिया हुआ है, लेकिन 1 1 तो नहीं दिया हुआ है, तो 1 1 नहीं होने के कारण ये स्वतुल्य नहीं है परंतु सम्मित है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, सॉरी नेक्स्ट टॉपिक संक्रामक संबंध जो हम लोग पढ़े थे, जिसे हम लोग बोलते हैं ट्रांजिटिव रिलेशंस। इसमें क्या बोलता है कि यदि ए बी बिलोंग्स टू आर, तथा यहाँ पे बी है, बी से अंत हुआ है तो बी से शुरू होगा, तो बी सी बिलोंग्स टू आर और बी बी कॉमन हो जाएगा, तो ए सी बिलोंग्स टू आर, यानी कि ए बी सी बिलोंग्स टू ए रहेगा। कहने का मतलब है कि पहला का संबंध दूसरा से और दूसरा का संबंध तीसरे से, तो निश्चित रूप से पहला का संबंध तीसरे से होगा। इसी को बोलते हैं हम लोग संक्रामक संबंध या ट्रांजिटिव रिलेशंस। एग्जांपल देख लेते हैं, एग्जांपल के तौर पे ए इक्वल टू, फिर से वही एग्जांपल है, 1 2 3 दिया हुआ है एंड आर का जो रिलेशन है ए टू ए दिया हुआ है। सबसे पहले एक एग्जांपल लेते हैं, रिलेशंस ले लेते हैं, आर इक्वल टू 1 1 1 2 1 3 2 2 3 3। अब देखिए अभी यहाँ पे चेक करेंगे कि ये संक्रामक है कि नहीं है, तो 1 बाई 1 चेक करेंगे। तो देखो 1 1 का तो 1 से जो लास्ट हुआ है तो 1 से कौन सा शुरू हुआ है, तो देखो 1 1 1 2 दिया हुआ है, तो 1 1 कॉमन हो गया, तो 1 2 आया कि नहीं आया, और 1 2 ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ है, इसलिए संक्रामक हो जाएगा। दूसरा में फिर से अब देखिए 1 2 का हम लोग शुरू करेंगे 2 2 से, तो 2 2 कॉमन हो जाएगा, तो 1 2 ऑलरेडी दिया हुआ है, तो ये भी संक्रामक है। फिर 1 3 का 3 3 से करेंगे, तो 3 3 कॉमन हो गया, तो 1 3 दिया हुआ है, तो ये भी निश्चित रूप से संक्रामक होगा। देखिए एक तो और चीज हम इसमें कॉन्सेप्ट के तौर पे बता देते हैं कि यहाँ पे स्वतुल्य जैसे दिया रहेगा 1 1 3 3 और 2 2, तो इसको चेक करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट वो संक्रामक होता ही है। चेक भी करेंगे तो दोनों कॉमन हो जाएगा, तो वैल्यू दिया ही रहेगा, तो उसे चेक करने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर हम लोग यहाँ पे चेक कर लिए 1 बाई 1 चेक करके बता देंगे, क्योंकि पहली बार है इसलिए समझ में आ जाए, इसलिए ये संक्रामक संबंध है। आगे देखते हैं हम लोग। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, रिलेशंस दिया हुआ है 1 1 1 2 2 1, तो यहाँ पे 1 1 का शुरुआत हो रहा है 1 2 से, तो 1 1 कॉमन हो जाएगा, तो 1 2 निश्चित रूप से दिया हुआ है, तो ये हमारा संक्रामक हो जाएगा। दूसरा नंबर देखते हैं, यहाँ पे 1 2 दिया हुआ है, तो 2 1 से शुरू हुआ, तो 2 2 कॉमन हो गया, तो 1 1 आ गया जो कि दिया हुआ है, इसलिए ये भी संक्रामक होगा। तीसरा नंबर में यहाँ पे देखिए 2 1 और 1 1, तो 1 1 कॉमन हो जाएगा, तो 2 1 तो कहीं नहीं दिया हुआ है, तो 2 1 नहीं दिया हुआ है, इसलिए ये रिलेशन जो है वो संक्रामक नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे r इक्वल टू 1 2 2 1 दिया हुआ है, 1 2 2 1 2 2 कॉमन हो जाएगा, तो 1 1 तो कहीं नहीं है, नहीं दिया हुआ है, इसलिए ये स्वतुल्य तो नहीं है, सम्मित है लेकिन संक्रामक नहीं है। स्वतुल्य नहीं है क्योंकि 1 1 2 2 3 3 कोई नहीं दिया हुआ है, और सम्मित इसलिए है क्योंकि 1 2 का उल्टा 2 1 होता है, सम्मित है, लेकिन ये संक्रामक नहीं है क्योंकि 1 2 और 2 1 का रिलेशन बना है, तो 2 2 कॉमन हो गया, तो 1 1 आना चाहिए, लेकिन 1 1 नहीं है, इसलिए संक्रामक नहीं है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, 4 नंबर दिया हुआ है क्वेश्चन, r इक्वल टू 1 1 2 2 3 3 1 2। यहाँ पे 1 1 से शुरू कर रहे हैं, 1 1 तो लास्ट में है, 1 के बाद में 1 2 1 1 कॉमन हो जाएगा, तो 1 2 1 2 तो दिया हुआ है। यहाँ पे दिया हुआ है 2 2 जो है वो नहीं, 2 2 भी यहाँ पे दिया हुआ है, क्योंकि 2 2 का तो स्वयं से ये देखिए जो स्वयं दिया हुआ है एक ही दिया रहा है एलिमेंट, वो संक्रामक होता है, ये ध्यान रखेंगे हम लोग। यदि मान लीजिए कि इसका कोई भी 2 के बाद में कोई भी नहीं रहे, शुरुआत किसी से नहीं हो, तो वो अपने आप संक्रामक होता है। तीसरा नंबर जो दिया हुआ है 3 3, तो 3 3 का भी कोई 3 से शुरुआत होने वाला नहीं है, तो निश्चित रूप से ये दिया है, मतलब कि संक्रामक को सिद्ध करेगा। चौथा नंबर में है 1 2, तो 2 से शुरू होने वाला 2 2 है, तो 2 2 कॉमन हो जाएगा, तो 1 2 बच जाएगा, तो ये भी दिया हुआ है 1 2, इसलिए निश्चित रूप से ये संक्रामक रिलेशंस है। अब पांचवा नंबर देखते हैं, r इक्वल टू दिया हुआ है 1 1 2 2 3 3 1 2 2 1 2 3 3 2। अब 1 बाई 1 चेक करते हैं, 1 2 का 1 1 तो होगा ही, 2 2 होगा ही, 3 3 होगा ही, इसको चेक करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम चेक करते हैं 1 2 से, शुरुआत होगा 2 1 से, 1 2 का 2 1 से, तो 2 2 कॉमन हो जाएगा, 1 1 दिया हुआ है। फिर उसके बाद शुरू करेंगे 2 1 से, तो 2 1 का 1 से शुरू होगा, तो 1 2 1 1 कॉमन हो जाएगा, तो 2 2 दिया हुआ है। फिर उसके बाद में 2 3 का शुरू करेंगे 3 2 से, तो 3 3 कॉमन हो गया, तो 2 2 दिया हुआ है। फिर उसके बाद में 1 2 का शुरू करेंगे 2 3 से, तो 2 2 कॉमन हो गया, तो 1 3 नहीं दिया हुआ है, 1 3 कहीं भी नहीं है, इसलिए संक्रामक रिलेशंस नहीं है। कोई भी एक मिल जाएगा जो कि नहीं दिया रहेगा, तो संक्रामक रिलेशंस नहीं होगा। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे छठा नंबर दिया हुआ है, r इक्वल टू 2 2 3 3 1 2 2 1। यहाँ पे सबसे पहले चेक करेंगे 1 2 का चेक करेंगे हम लोग 1 2 का 2 1 से, तो 2 2 कॉमन हो जाएगा, तो 1 1 हो जाएगा, जो कि दिया ही नहीं है, इसलिए संक्रामक नहीं होगा रिलेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन से r इक्वल टू 2 2 3 3 1 2, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे 1 2 देखिए 2 2 और 3 3 चेक करने की जरूरत नहीं है, 1 2 का 2 2 से करेंगे, तो 2 2 कॉमन हो जाएगा, तो 1 2 दिया हुआ है, तो 1 2 दिया ही है, तो दिया है, तो इसलिए निश्चित रूप से संक्रामक हो जाएगा। जैसे अगर 1 2 का हम चेक करते हैं, मैंने 1 2, तो इसका रिलेशन हम बनाएंगे 2 2 से, तो 2 2 कॉमन हो जाएगा, तो कितना बच जाएगा 1 2, तो 1 2 ऑलरेडी दिया हुआ है, इसलिए संक्रामक होगा। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, उसके बाद में हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है कि मान लीजिए कि ए किसी बालकों के स्कूल के सभी विद्यार्थियों का समुच्चय है, मतलब ए जो है किसी बालकों का समुच्चय, यानी कि B1 B2 B3। दर्शाइए कि R A to A B की बहन है।
द्वारा प्रदत्त संबंध एक रिक्त संबंध है तथा r डैश इक्वल टू ए बी से ए तथा बी की ऊंचाइयों का अंतर 3 मीटर से कम है। द्वारा प्रदत्त संबंध एक सार्वत्रिक संबंध है। तो इसमें दिखाना है ए में b1 b2 b3 और ए में भी b1 b2 b3 ही होगा, क्योंकि ये सभी विद्यार्थियों का ही समुच्चय है। ठीक है, तो ए इक्वल टू हो जाएगा b1 b2 b3 डॉट डॉट डॉट। ए क्रॉस से करेंगे तो b1 का b1 से संबंध, b1 का b2 से संबंध, b1 का b3 से संबंध एंड सो ऑन होगा। तो b1 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 b2 b1 b3 डॉट डॉट, फिर b2 का b1 से संबंध, b2 का b2 से संबंध, b2 का b3 से संबंध एंड सो ऑन, इस तरह से चलते रहेगा। क्वेश्चन दिया हुआ है चूंकि b1 b1 की बहन नहीं होगी कभी नहीं, चूंकि दोनों तो भाई होंगे तो बहन कैसे हो जाएगी, तो इसलिए निश्चित रूप से रिक्त संबंध होगा। तार इक्वल टू 5 आंसर। अब नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट दिया हुआ है कि यहाँ पे r डैश इक्वल टू ए बी सच डेट ए तथा बी की ऊंचाइयों का अंतर 3 मीटर से कम है। r डैश इक्वल टू ए क्रॉस ए, तो निश्चित रूप से सार्वत्रिक संबंध होगा, क्योंकि किन्हीं दो स्टूडेंट की ऊंचाइयों का अंतर 3 मीटर से कम ही होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इसीलिए सार्वत्रिक संबंध हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि तुल्यता संबंध किसे कहते हैं। ये पूछ भी सकता है, यदि कोई संबंध स्वतुल्य हो, सममित हो तथा संक्रामक हो तो उसे ही हम लोग तुल्यता संबंध कहेंगे। स्वतुल्य के लिए क्या होगा, ए का रिलेशन ए के साथ बनता है, यानी कि ए बिलोंग्स टू आर, तो फॉर सच डेट यानी कि फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर, तो ये स्वतुल्य संबंध होगा। सममित संबंध क्या होगा, यदि ए का रिलेशन बी के साथ होगा तो बी का रिलेशन ए के साथ होगा, माने ए बी बिलोंग्स टू आर देन बी ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू ए। संक्रामक संबंध क्या होगा, यदि ए का रिलेशन बी के साथ हो तथा बी का रिलेशन सी के साथ हो तो निश्चित रूप से ए का रिलेशन सी के साथ हो जाएगा। मतलब इफ ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर देन श्योर दैट ए सी बिलोंग्स टू आर हो जाएगा, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू ए। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, मान लीजिए कि टी किसी समतल में स्थित समस्त त्रिभुजों का समुच्चय है। ठीक है, समुच्चय टी में r इक्वल टू T1 T2 यानी कि T1 T2 के सर्वांगसम है, एक संबंध है, सिद्ध कीजिए कि r एक तुल्यता संबंध है। तो 1 बाई 1 तीनों चेक करेंगे, स्वतुल्य, सममित, संक्रामक। उसके बाद में तीनों यदि होगा तब यह तुल्यता संबंध को स्थापित करेगा, अन्यथा नहीं करेगा। तो सबसे पहले स्वतुल्य चेक करते हैं। स्वतुल्य संबंध क्या बोलता है कि T1 T1 के सर्वांगसम होना चाहिए। तो निश्चित रूप से एक त्रिभुज दूसरे त्रिभुज का एकदम निश्चित रूप से सर्वांगसम होगा ही, यानी कि T1 T1 के सर्वांगसम होंगे, यानी कि T1 T1 बिलोंग्स टू r, तो r एक स्वतुल्य संबंध है। स्वतुल्य संबंध यही बोलता है कि a का a से संबंध होना चाहिए, ठीक है कि नहीं, स्वयं का स्वयं से संबंध होना चाहिए। तो T1 T1 के सर्वांगसम होगा, इसीलिए T1 T1 बिलोंग्स टू r, इसलिए r एक स्वतुल्य संबंध है। लिखने का तरीका है। दूसरा नंबर में सममित संबंध के लिए, यदि ये क्या बोलता है, पहला का दूसरा से होगा तो दूसरा का पहला से होगा। यदि T1 T2 बिलोंग्स टू r यानी कि T1 T2 के सर्वांगसम है तो निश्चित रूप से T2 भी T1 के सर्वांगसम होगा। यदि एक पहला दूसरे के सर्वांगसम है तो दूसरा भी पहले के सर्वांगसम होगा, तो इसलिए बोल सकते हैं कि T2 T1 बिलोंग्स टू r, तो इसलिए r एक सममित संबंध है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। संक्रामक संबंध क्या बोलता है कि यदि T1 T2 बिलोंग्स टू r तथा T2 T3 बिलोंग्स टू r, इसमें क्या होता है कि पहला का दूसरे से संबंध हो, दूसरा का तीसरे से संबंध हो, तो पहला का तीसरे से संबंध होगा। पहला है कि T1 T2 के सर्वांगसम होगा तथा T2 T3 के सर्वांगसम होगा, तो T1 T2 तथा T3 तीनों के सर्वांगसम होगा, यानी कि T1 T3 के सर्वांगसम होगा, इसलिए T1 T3 बिलोंग्स टू r एक संक्रामक संबंध है। मतलब बोल सकते हैं कि पहला दूसरे के सर्वांगसम है, दूसरा तीसरे के सर्वांगसम है, तो निश्चित रूप से पहला भी तीसरे के सर्वांगसम होगा। और इसको लिखने का तरीका यही है। तो तीनों से हम लोग देख सकते हैं कि ये स्वतुल्य भी है, सममित भी है और संक्रामक भी है, तो निश्चित रूप से ये तुल्यता संबंध को स्थापित करता है, ये तुल्यता संबंध है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मान लीजिए कि L किसी समतल में स्थित समस्त रेखाओं का एक समुच्चय है तथा r इक्वल टू L1 L2 सच दैट L1 L2 पर लंब है, तीन समुच्चय L में परिभाषित एक संबंध है। सिद्ध कीजिए कि r एक सममित है, किंतु यह न तो स्वतुल्य है और न ही संक्रामक है। सबसे पहला है स्वतुल्य संबंध के लिए L1 L1 पर लंब नहीं हो सकता है, मतलब एक रेखा स्वयं की रेखा के ऊपर कैसे लंब हो सकता है, नहीं हो सकता है, इसलिए L1 L1 डज नॉट बिलोंग्स टू r, इसलिए r1 स्वतुल्य संबंध नहीं है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं सममित संबंध के लिए। सममित संबंध दिया हुआ है, यदि L1 L2 बिलोंग्स टू r, निश्चित रूप से क्या होगा, L1 L2 पे परपेंडिकुलर होगा, तो निश्चित रूप से L2 भी L1 पे परपेंडिकुलर होगा। L1 L2 पर लंब है तो निश्चित रूप से L2 L1 पर भी लंब होगा, यानी कि L2 L1 बिलोंग्स टू r, तो इसलिए ये हो जाएगा r सममित संबंध होगा। तीसरा नंबर में संक्रामक संबंध, यदि L1 L2 बिलोंग्स टू r तथा L2 L3 बिलोंग्स टू r, देखिए L1 L2 पर लंब है तथा L2 L3 पर लंब है, तो निश्चित रूप से L1 L3 के समानांतर हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं L1 L2 पे लंब है, L2 L3 पे लंब है, तो L1 और L3 एक दूसरे के समानांतर होगा, निश्चित रूप से हो जाएगा। तो L1 L3 डज नॉट बिलोंग्स टू r, इसलिए r जो है संक्रामक संबंध नहीं है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। उदाहरण नंबर 4 दिया हुआ है, सिद्ध कीजिए कि समुच्चय 1 2 3 में r इक्वल टू 1 1 2 2 3 3 1 2 2 3 दिया हुआ है। द्वारा प्रदत्त संबंध स्वतुल्य है, परंतु न तो सममित है और न ही संक्रामक है। यहाँ पे देखिए r इक्वल टू दिया हुआ है 1 1 2 2 3 3 1 2 2 3, तो इसमें ये रिलेशंस दिया हुआ है, तो इसमें हमको चेक करना है 1 2 3 दिया हुआ है समुच्चय, तो हम चेक करेंगे कि इसमें 1 1 2 2 3 3 है कि नहीं है। सबसे पहले स्वतुल्य चेक करने के लिए तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे 1 1 भी दिया हुआ है, 2 2 भी दिया हुआ है, 3 3 भी दिया हुआ है, तीनों का स्वयं से रिलेशन है, इसीलिए स्वतुल्य संबंध है। लेकिन यहाँ पे देखो 1 2 तो दिया हुआ है, लेकिन 2 1 नहीं दिया हुआ है। 1 2 बिलोंग्स टू r बट 2 1 डज नॉट बिलोंग्स टू r, इसलिए ये सममित संबंध नहीं है। अच्छा, उसके बाद में संक्रामक के लिए क्या होगा कि यहाँ पे देखिए 1 2 दिया हुआ है और 2 3 का रिलेशन बनाते हैं। 1 2 का 3 से, तो 2 2 कॉमन हो गया तो 1 3 बच गया, तो 1 3 तो कहीं भी नहीं दिया हुआ है, तो 1 3 नहीं दिया हुआ है, निश्चित रूप से ये संक्रामक संबंध हो जाएगा। तो अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि पूर्णांकों के समुच्चय Z में r इक्वल टू ए बी संख्या 2 a माइनस b को विभाजित करती है। द्वारा प्रदत्त संबंध एक तुल्यता संबंध है। पहले क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन बोल क्या रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि संख्या 2 से विभाजित होने वाला a माइनस b को विभाजित करता है। इसी को बताना है कि ये स्वतुल्य संबंध है, सममित संबंध है, संक्रामक संबंध है। यदि तीनों होगा तो निश्चित रूप से ये तुल्यता संबंध को स्थापित करेगा। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं स्वतुल्य संबंध को चेक करना। दिया हुआ है क्वेश्चन की संख्या 2 जो है a माइनस b को विभाजित करती है, तो यदि ए बी बिलोंग्स टू r तो निश्चित रूप से ये तुल्यता संबंध होगा। क्यों कि स्वयं का स्वयं से कर देंगे तो a माइनस ए भी करेंगे, तो a माइनस ए निश्चित रूप से संख्या 2 से विभाजित होगा, क्योंकि a माइनस ए इक्वल टू हो जाएगा 0, तो 0 जो
होता है 2 से विभाजित होता ही है, तो इसीलिए स्वतुल्य संबंध है। अब सम्मित संबंध देखते हैं कि यदि ए बी बिलोंग्स टू आर तो संख्या 2 जो होगा ए माइनस बी को विभाजित करती है। तो माना कि ए माइनस बी डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू के, यहाँ पे के बिलोंग्स टू जेड यानी कि इंटीजर्स है, तो माइनस इसे कॉमन लेंगे तो माइनस बी माइनस ए डिवाइड बाई 2 इक्वल टू के, तब बी माइनस ए डिवाइड बाई 2 इक्वल टू माइनस के बिलोंग्स टू जेड। तो संख्या 2 निश्चित रूप से बी माइनस ओ को भी विभाजित करेगी, क्योंकि 2 से विभाजित हो जा रहा है, तो निश्चित रूप से आर एक सम्मित संबंध भी होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका संक्रामक संबंध। तो संक्रामक संबंध क्या होता है कि यदि ए बी बिलोंग्स टू आर तथा बी सी बिलोंग्स टू आर तो निश्चित रूप से होना चाहिए ए सी बिलोंग्स टू आर, तो वही चेक करना है। तो ए बी बिलोंग्स टू आर का मतलब क्या हो जाएगा, संख्या 2 ए माइनस बी को विभाजित करती है तथा बी सी बिलोंग्स टू आर का मतलब हो गया कि संख्या 2 बी माइनस सी को विभाजित करती है। अब मान लीजिए कि ए माइनस बी डिवाइड बाई 2 इक्वल टू K1 इक्वेशन नंबर 1 तथा बी माइनस सी डिवाइड बाई 2 इक्वल टू K2 इक्वेशन नंबर 2। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर ए माइनस बी डिवाइड बाई 2 प्लस बी माइनस सी डिवाइड बाई 2 इक्वल टू हो जाएगा K1 प्लस K2। तो दोनों को एलसीएम करेंगे तो 2 हो जाएगा ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी, बी से बी कट जाएगा इक्वल टू K1 प्लस K2, बी से बी कटने के बाद ए माइनस सी डिवाइड बाई 2 इक्वल टू K1 प्लस K2, K1 प्लस K2 बिलोंग्स टू जेड। तो निश्चित रूप से यहाँ पे संख्या 2 जो है ए माइनस सी को विभाजित कर देती है, इसलिए ए सी बिलोंग्स टू आर हो जाएगा और आर एक संक्रामक संबंध हो जाएगा। यानी कि यह स्वतुल्य भी है, सम्मित भी है, संक्रामक भी है, इसलिए ये पूरा रिलेशन तुल्यता संबंध को स्थापित करता है। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन है कि मान लीजिए कि ए इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 में आर इक्वल टू ए बी सच दैट ए बी दोनों ही या तो विषम है या सम है। क्वेश्चन समझिए, ए और बी में या तो दोनों ही विषम है या सम है, दोनों ही या तो विषम है या सम है, द्वारा परिभाषित एक संबंध है। सिद्ध कीजिए कि आर एक तुल्यता संबंध है। साथ ही यह भी सिद्ध कीजिए कि उप समुच्चय 1 3 5 7 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं और उप समुच्चय 2 4 6 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं, परंतु उप समुच्चय 1 3 5 7 का कोई भी अवयव उप समुच्चय 2 4 6 के किसी भी अवयव से संबंधित नहीं है। इतना बड़ा क्वेश्चन है, इसको हम लोग डिकोड करके 1 बाय 1 देखते हैं। देखिए ए का रिलेशन दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 और ए का ये से रिलेशन बनाना है, तो ये दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7। ए का ये से रिलेशन होगा 1 का 1 से, 1 का 2 से, 1 का 3 से, 1 का 4 से, 1 का 6 तक जाएगा। फिर उसी तरह से 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 तक जाएगा। फिर 3 1 से 3 6 तक, 4 1 से 4 6 तक, 5 1 से 5 6 तक, 6 1 से 6 6 तक और 7 1 से 7 6 तक जाएगा रिलेशंस। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे एक रिलेशन और बनेगा, यहाँ पे बनेगा आपका 1 7 भी बनेगा, नहीं 1 का रिलेशन 7 से, और यहाँ पे भी बनेगा 2 का रिलेशन 7 से, यहाँ पे बनेगा 3 का रिलेशन 7 से, और यहाँ पे बनेगा 4 का रिलेशन 7 से, फिर बनेगा 5 का रिलेशन 7 से, फिर 6 का रिलेशन 7 से बनेगा, और यहाँ पे 7 का रिलेशन 7 से बनेगा। ठीक है कि नहीं? तब जाके यहाँ पे हम देख सकते हैं कि आर का रिलेशन जो बन रहा है 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7, इसमें कहीं ना कहीं है। यहाँ पे देखो 1 1 है, फिर देखिए 2 2 है, फिर देखिए 3 3 है, फिर यहाँ पे भी कहीं ना कहीं 4 4 होगा, कहीं ना कहीं 5 5 होगा, कहीं ना कहीं 6 6 होगा और कहीं ना कहीं 7 7 होगा। तो निश्चित रूप से यहाँ पे 1 1 बिलोंग्स टू आर, 2 2 बिलोंग्स टू आर, इसी तरह से 7 7 बिलोंग्स टू आर होगा, तो ये स्वतुल्य संबंध को स्थापित करेगा। अब हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं। सम्मित संबंध ए बी बिलोंग्स टू आर देन बी ए बिलोंग्स टू आर, ये होगा ही होगा, तो इसलिए सम्मित भी होगा। संक्रामक में दिया हुआ है इफ ए बी बिलोंग्स टू आर बी सी बिलोंग्स टू आर देन इट इज ए सी बिलोंग्स टू आर, ये संक्रामक है, ये तुल्यता संबंध होगा। यानी कि ये सम्मित भी है, संक्रामक भी है और स्वतुल्य भी है, तो निश्चित रूप से ये तीनों संबंध को स्थापित करता है, तो ये तुल्यता संबंध को स्थापित करेगा। क्वेश्चन नेक्स्ट दिया हुआ है बी इक्वल टू 1 3 5 7, यहाँ पे 1 3 5 1 5 और 1 7 ये तो दिया हुआ है, तो हाँ एक दूसरे से संबंधित है, ये भी दोनों ही विषम है। यहाँ पे 1 3 भी विषम है, 1 5 भी विषम है और 1 7 भी विषम है। नेक्स्ट दिया हुआ है सी इक्वल टू 2 4 6, तो यहाँ पे 2 4 भी है, 4 6 भी है और 2 6 भी है, हाँ एक दूसरे से संबंधित है क्योंकि ये भी दोनों सम है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है परंतु बी इक्वल टू 1 3 5 7 जो दिया हुआ है का कोई भी अवयव सी इक्वल टू 2 4 6 के किसी भी अवयव से संबंधित नहीं हो सकता है, क्योंकि बी इक्वल टू 1 3 5 7 के अवयव विषम है, तब जबकि सी इक्वल टू 2 4 6 के अवयव सम है। तो 1 2 3 4 यह सम एवं विषम के संगत समूह है। तो इस तरह से हमने इस मैंने पहला चैप्टर के फर्स्ट पोर्शन को पूरी अच्छी तरीके से समझ लिया। लगभग इससे अगर क्वेश्चन से रिलेटेड आएंगे एग्जाम में आपको, तो निश्चित रूप से आप अटेम्प्ट ले सकते हैं, बना सकते हैं क्वेश्चंस। मतलब समझने के नाम पर ये चैप्टर 1 का जो पहला पोर्शन है जिसे हम लोग बोलते हैं संबंध रिलेशंस, इतना ही समझना है। इससे रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछेंगे निश्चित रूप से आप बना सकते हैं। इतना भी अगर तैयारी करके जाते हैं तो आपके एक भी क्वेश्चन रिलेशन से छूटने वाले नहीं है। हालांकि इसके बाद में हम इसका रिलेशन से जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन पूछा हुआ है, हालांकि शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन रिलेशन से तो नहीं पूछा हुआ है, बट जितना भी पूछा हुआ होगा तुरंत हम इसको अपलोड करेंगे। बट अभी हम चैप्टर 1 का सेकंड पोर्शन तुरंत आएगा जिसे हम लोग बोलते हैं फलन। उसके बाद में आएगा आपका कंपोजिट फंक्शंस यानी कि कंपोजिट फलन, और तीसरे नंबर पे आएगा आपका बाइनरी फंक्शंस ऑपरेशंस यानी कि द्विधारी संख्या। यानी कि चैप्टर 1 का 2 और वीडियो आएगा, उसके बाद में चैप्टर 1 कंप्लीट होगा। इसी तरह से करके 1 बाय 1 चैप्टर 13 तक हम वीडियो अभी अपलोड करेंगे। हो सकता है कि मैंने एक चैप्टर का एक से ज्यादा वीडियो बनकर आए और इसे आप लोग देख लीजिए। चूंकि 30 मिनट का वीडियो इसलिए बन गया क्योंकि ये चैप्टर 1 में थोड़ा समझाने वाला ज्यादा था, इसीलिए बन गया। आप इस वीडियो को देखिए, अपना रिवीजन कीजिए, चूंकि आप लोग ऑलरेडी पढ़े भी होंगे, और जो स्टूडेंट अभी नहीं पढ़े होंगे उसको आप प्रैक्टिस करके रिवीजन कीजिए। रिवीजन करने के बाद में आप 1 2 बार वीडियो देखकर इसको ठीक ढंग से तैयारी करके आप अपना एग्जाम दीजिए, बिल्कुल एग्जाम अच्छा होगा, आप सभी क्वेश्चन बना सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू दिस चैनल। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे, ये लगभग हमारा चैप्टर नंबर 1 का ही दूसरा पार्ट है, बट इसे हम चैप्टर नंबर 2 मानते हैं, फलन। फलन के अंतर्गत सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि फलन किसे बोलते हैं, फलन के कितने प्रकार होते हैं और फलन से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि फलन कहते किसको है। समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का एक और केवल एक प्रतिबिंब समुच्चय बी में उपस्थित हो तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, फलन बोलते हैं। जैसे यहाँ पे ए के एलिमेंट दिए हुए हैं ए बी सी डी और ई, और बी के एलिमेंट दिए हुए हैं 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे ए का इमेज बन रहा है 2, बी का इमेज बन रहा है 1, सी का इमेज बन रहा है 2, डी का इमेज बन रहा है 2 और ई का इमेज बन रहा है 4। तो यहाँ पे ए का, बी का, सी का, डी का और ई का सबका प्रतिबिंब बी में बन रहा है, तो निश्चित रूप से यह हमारा फलन हो जाएगा।
फलन के प्रकार यानी कि टाइप्स ऑफ फंक्शंस। फलन के 4 प्रकार होते हैं। पहला प्रकार है एकाकी फलन जिसे हम लोग बोलते हैं 1 to 1 फंक्शंस। दूसरा होता है बहुएकाकी फलन यानी कि मेनी टू वन फंक्शंस। तीसरा होता है आपका आच्छादक फलन यानी कि ऑन टू फंक्शंस। और चौथा होता है अंतरक्षेपी फलन यानी कि इन टू फंक्शंस। अब उसके बाद में हम लोग देखते हैं 1 by 1 एग्जाम्पल। उसके बाद में हम देख लेते हैं ए में दिया हुआ है एक ए बी सी डी दिया हुआ है। बी का एलिमेंट है आपका 1 2 3 4। यहाँ पे ए का इमेज बन रहा है 1, बी का इमेज बन रहा है 4, सी का इमेज बन रहा है 2 और डी का बन रहा है 3। यानी कि सबका ए का मतलब सबका यूनिक है, मतलब चारों का चारों से यहाँ पे इमेज बन रहा है। तो निश्चित रूप से ये एकाकी हो जाएगा। और आच्छादक फलन इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पे बी के जितने भी एलिमेंट है सबके पूर्व प्रतिबिंब यहाँ पे बन रहे हैं, तो ये एकाकी फलन भी है और आच्छादक फलन भी है। यहाँ पे देखिए ए का 1 बन रहा है, बी का भी 1 बन रहा है, लेकिन सी का 2, डी का 3 और ये 4 का कोई इमेज बन ही नहीं रहा है, तो ये बहुएकाकी होगा। बहुएकाकी क्यों? क्योंकि ए और बी का जो इमेज बन रहा है वो एक ही पे यहाँ पे इमेज बन रहा है। और अंतरक्षेपी इसलिए होगा कि बी के जितने भी एलिमेंट है उसमें से एक एलिमेंट ऐसा बच रहा है जिसका पूर्व प्रतिबिंब ए में नहीं है, इसीलिए यह अंतरक्षेपी फलन भी होगा। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं एकाकी फलन किसको बोलते हैं। ये प्रांत के सभी अवयवों का अद्वितीय प्रतिबिंब हो उसे हम लोग एकाकी फलन कहते हैं। प्रांत किसे बोलते हैं? ए के सभी एलिमेंट को हम लोग प्रांत बोलते हैं जिसका प्रतिबिंब बी में बनता है। तो प्रांत के सभी अवयवों का अद्वितीय प्रतिबिंब यदि बनता है उसे ही हम लोग बोलते हैं एकाकी फलन। उसके बाद देखते हैं हम लोग बहुएकाकी। प्रांत के जितने भी अवयव हैं यानी कि सभी अवयवों का अद्वितीय प्रतिबिंब ना हो उसे हम लोग बोलते हैं बहुएकाकी। जैसे यहाँ पे ए के जितने भी एलिमेंट है उसके एक से अधिक प्रतिबिंब बने तो इसका प्रतिबिंब एक से अधिक बनेगा, तो इसे ही हम लोग बोलते हैं अद्वितीय प्रतिबिंब। अब हम लोग आच्छादक का देख लेते हैं कि यदि परिसर सहप्रांत के बराबर हो अर्थात एवं सहप्रांत के सभी अवयवों का पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान हो उसे ही हम लोग बोलते हैं क्या? आच्छादक बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे भी 4 एलिमेंट है, यहाँ पे भी 4 एलिमेंट हो, यानी कि परिसर प्रांत के बराबर हो जाएगा और सहप्रांत के जितने भी अवयव हैं सभी अवयवों का पूर्व प्रतिबिंब हो तो उसे ही हम लोग बोलते हैं आच्छादक। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं अंतरक्षेपी। अंतरक्षेपी फलन क्या होगा कि जो परिसर सहप्रांत के बराबर नहीं होगा तो उसे ही हम लोग बोलते हैं अंतरक्षेपी। ठीक है, अब उसके बाद में हम लोग कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है तो ए बी सी डी और 1 2 3 दिया हुआ है, तो ए का 1 से प्रतिबिंब बन रहा है, बी का 1 से प्रतिबिंब बन रहा है, सी का 2 से और डी का 3 से। तो देखिए ए और बी का एक ही प्रतिबिंब बन रहा है, तो ये तो बहुएकाकी हो जाएगा। और आच्छादक इसलिए होगा क्योंकि 1 2 3 एलिमेंट है उसके सभी पूर्व प्रतिबिंब यहाँ पे ए में बन रहे हैं, इसलिए ये आच्छादक भी होगा। यहाँ पे देखिए ए का बी का और सी का एक ही एलिमेंट बन रहा है, तो निश्चित रूप से बहुएकाकी होगा। और अंतरक्षेपी इसलिए होगा क्योंकि बी में 2 3 4 का पूर्व प्रतिबिंब नहीं बन रहा है, इसलिए ये बहुएकाकी और अंतरक्षेपी होगा। अब हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं। के बाद में नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आपका दिया हुआ है जैसे ए सेट में दिया हुआ है ए बी सी और बी के सेट में दिया हुआ है 1 2। ए का ए से एलिमेंट बन रहा है आपका 1, बी से एलिमेंट बन रहा है 1, सी का एलिमेंट है 2। तो निश्चित रूप से ये ए और बी का एक ही एलिमेंट है, तो निश्चित रूप से हो जाएगा बहुएकाकी। और आच्छादक इसलिए होगा कि 1 2 एलिमेंट का पूर्व प्रतिबिंब बन रहा है, इसलिए ये बहुएकाकी भी होगा और आच्छादक भी होगा। उसके बाद में नेक्स्ट देख रहे हैं एग्जांपल। ए के पास में ए बी और सी एलिमेंट है और यहाँ पे बी मान लेते हैं इसको, तो बी के पास में 1 2 3 4 एलिमेंट है। ए का इमेज बन रहा है 1, बी का इमेज बन रहा है 2, सी का इमेज बन रहा है 3। तो ये निश्चित रूप से एकाकी है क्योंकि ए बी और सी का एक प्रतिबिंब बन रहा है, बट एक 4 ऐसा है जिसका पूर्व प्रतिबिंब नहीं बन रहा है, इसलिए ये एकाकी भी है तथा अंतरक्षेपी भी है, आच्छादक नहीं है। उसके बाद में 5 नंबर देखते हैं। आपका ए का एलिमेंट है ए बी सी और बी का एलिमेंट है 1 2 3। ए का इमेज बन रहा है 3, बी का इमेज बन रहा है 2 और सी का इमेज बन रहा है 1। तो निश्चित रूप से ये एकाकी होगा और आच्छादक इसलिए होगा क्योंकि 1 2 3 का प्रतिबिंब पूर्व प्रतिबिंब बन रहा है, इसलिए एकाकी तथा आच्छादक दोनों होगा, जिसको हम लोग बोलेंगे बाइजेक्टिव फंक्शंस। अब उसके बाद में नेक्स्ट देख लेते हैं कि एकाकी और बहुएकाकी कैसे हम लोग निकालेंगे। यदि f(x1) = f(x2) रहता है तो निश्चित रूप से ये x1 = x2 होगा, इसे ही हम लोग बोलेंगे एकाकी होगा। यदि f(x1) = f(x2) होगा देन x1 और x2 बराबर नहीं रहे तो ये बहुएकाकी होगा। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे ये पूछता है कभी-कभी या 2 नंबर में पूछ सकता है या हो सकता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, तो हम लोग देख लेते हैं। एक फलन f(x) f सच दैट x to y एकाकी यानी कि 1 to 1 होगा अथवा एकाक यानी कि इंजेक्टिव फंक्शन या फलन कहलाता है यदि f के अंतर्गत x के भिन्न अवयवों के प्रतिबिंब भी भिन्न होते हैं, अर्थात प्रत्येक x1 x2 बिलोंग्स टू x के लिए f(x1) = f(x2) का तात्पर्य है कि x1 = x2 अन्यथा f एक बहुएकाकी अर्थात मेनी वन फलन कहलाता है। इसका दूसरा स्टेटमेंट क्या है? फलन f सच दैट x to y आच्छादक या ऑन टू अथवा आच्छादी यानी कि सर्जेक्टिव कहलाता है यदि f के अंतर्गत y का प्रत्येक अवयव x के किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब होता है, अर्थात प्रत्येक y बिलोंग्स टू x के लिए x में एक ऐसे अवयव का अस्तित्व है कि f(x) = y। तो ये दोनों हम लोग देख लेंगे और याद रखेंगे, हालांकि इसकी बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, बट कुछ क्वेश्चन करने के लिए इसकी जरूरत पड़ सकती है। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। जैसे कि दिया हुआ है, मान लीजिए कि कक्षा x यानी कि कक्षा 10 के सभी विद्यार्थियों का समुच्चय 4 है। मान लीजिए f सच दैट a to n f(x) = विद्यार्थी x का रोल नंबर द्वारा परिभाषित फलन है। सिद्ध कीजिए कि f एकाकी है किंतु आच्छादक नहीं है। यहाँ पे ए जो दिया हुआ है कक्षा 10 के स्टूडेंट का दिया हुआ है n = 1 2 3 ... यानी कि ए दिया हुआ है कक्षा 10 के स्टूडेंट है, in 1 से लेकर मान लीजिए 50 तक या उससे आगे भी दे सकता है। निश्चित रूप से कि प्रत्येक विद्यार्थी का अद्वितीय रोल नंबर होता है, किसी एक विद्यार्थी का 2 रोल नंबर नहीं होता है, वो अद्वितीय होता है, अतः यह फलन निश्चित रूप से एकाकी होगा। एवं सहप्रांत जो n है केवल 50 स्टूडेंट है तो 50 अवयवों का ही पूर्व प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है, अन्य अवयवों का नहीं, अतः यह आच्छादक फलन नहीं है। तो निश्चित रूप से ये एकाकी होगा लेकिन आच्छादक नहीं होगा। अब हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि f(x) = 2x द्वारा प्रदत्त फलन f सच दैट n टेंड्स टू n एक एकाकी है किंतु आच्छादक नहीं है। यहाँ पे n = 1 2 3 ... दिया हुआ है और n = 1 2 3 4 5 6 ... दिया हुआ है, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है 2x, तो 1 × 2 = 2, 2 × 2 = 4, 3 × 2 = 6। इधर n का जितना भी प्रांत दिया है उस सब का तो प्रतिबिंब बनेगा, लेकिन n में हमेशा 1 3 5 7 ये सब एलिमेंट बचे रह जाएंगे। तो एकाकी के तौर पर अगर मान लीजिए कि इसको हमको बताना है तो माना कि f(x1) = f(x2) हो जाएगा।
एफ ऑफ x1 की जगह पर एफ ऑफ x इक्वल टू 2x दिया हुआ है, तो एफ ऑफ x1 इक्वल टू 2x1 और एफ ऑफ x2 इक्वल टू 2x2 हो जाएगा। तो 2x1 इक्वल टू 2x2 हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो निश्चित रूप से x1 इक्वल टू x2 हो जाएगा। निश्चित रूप से अतः फलन कैसा है, तो एक ही है। आच्छादक में हम लोग मान लेते हैं कि एफ ऑफ x इक्वल टू y दिया हुआ है, तो एफ ऑफ x की जगह पे 2x मान लेंगे, तो 2x इक्वल टू y, तो x इक्वल टू हो जाएगा y/2। यदि y इक्वल टू 1 दिया रहे तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/2। अतः y के प्रत्येक मान के लिए अंत में पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है n, बट 1/2 जो है नेचुरल नंबर नहीं है, एक इंटीजर है, इसीलिए यह इंटीजर का फ्रैक्शंस है, इसीलिए ये मतलब y के प्रत्येक मान के लिए प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान नहीं है, अतः फलन आच्छादक नहीं है। अतः यह फलन एकाकी तो है लेकिन आच्छादक नहीं है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि सिद्ध कीजिए कि एफ ऑफ x इक्वल टू 2x द्वारा प्रदत्त फलन इफ सच दैट r टू r एकाकी तथा आच्छादक दोनों है। देखते हैं हम लोग, जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ है r से r में एक फंक्शन है एफ ऑफ x इक्वल टू 2x, तो सबसे पहला है आपका एकाकी, तो यहाँ पे हो जाएगा एफ ऑफ x1 इक्वल टू एफ ऑफ x2, तो एफ ऑफ x1 की जगह पर 2x1 लिख देंगे और एफ ऑफ x2 की जगह पे हम लोग 2x2 लिख देंगे। 2x1 इक्वल टू 2x2, 2 से 2 कट जाएगा, तो x1 इक्वल टू x2 हो जाएगा। तो निश्चित रूप से आता फलन f जो है एकाकी होगा। अब हम लोग आच्छादक पे आ जाते हैं, एफ ऑफ x इक्वल टू y लिखते हैं, तो एफ ऑफ x की जगह पे क्या हो जाएगा 2x, 2x इक्वल टू हो जाएगा y, तो यहाँ से x इक्वल टू हो जाएगा y/2। तो यानी कि y के प्रत्येक मान के लिए प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान है, चूंकि r है तो r मतलब रियल नंबर कोई भी वैल्यू हो सकता है, अतः फलन f जो है वह निश्चित रूप से क्या है, आच्छादक है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि एफ ऑफ 1 इक्वल टू एफ ऑफ 2 इक्वल टू 1 दिया हुआ है तथा x इज ग्रेटर देन 2 के लिए एफ ऑफ x इक्वल टू x - 1 द्वारा प्रदत्त फलन एफ सच दैट n टू n आच्छादक तो है किंतु एकाकी नहीं है। तो अब हम लोग शुरू करते हैं। n इक्वल टू दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे n इक्वल टू दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे दिया हुआ है ये मतलब एफ ऑफ 1 इक्वल टू 1 है, एफ ऑफ 2 इक्वल टू 1 ही है, लेकिन 3 के लिए क्या दिया हुआ है, जब ग्रेटर देन 2 हो जा रहा है तब 3 4 5 के लिए x - 1 यानी कि 3 3 - 2 इक्वल टू 1 हो जाएगा, 4 4 - 1 इक्वल टू 3 हो जाएगा, 5 के लिए 5 - 1 इक्वल टू 4 हो जाएगा, 6 - 1 इक्वल टू 5 हो जाएगा। इस तरह से यहाँ पे एफ ऑफ x इक्वल टू x - 1 दिया था, उसी तरह से एफ ऑफ 3 एफ ऑफ 4 एफ ऑफ 5 हम लोग निकाल कर यहाँ पे करेंगे तो सबका यहाँ पे प्रतिबिंब बनेगा। तो निश्चित रूप से यह एकाकी नहीं है, क्यों, क्योंकि 1 और 2 का एक ही मतलब कि प्रतिबिंब बन रहा है 1। आच्छादक तो होगा क्योंकि इसके जितने भी एलिमेंट है n से n में, n के जितने भी मैंने आपका सह प्रांत के जितने भी एलिमेंट है सभी का पूर्व प्रतिबिंब यहाँ पे बन रहा है, तो निश्चित रूप से ये एकाकी तो नहीं है लेकिन आच्छादक है। तो हम लोग एकाकी के लिए देख लेते हैं। यहाँ पे एफ ऑफ 1 इक्वल टू एफ ऑफ 1 है इक्वल टू 1 है, तो अतः x के दो अलग अलग मानों के लिए एक ही प्रतिबिंब बन रहा है, अतः फलन एकाकी नहीं है। आच्छादक के लिए देख लेते हैं, एफ ऑफ x इक्वल टू y हो जाएगा, तो एफ ऑफ x की जगह पर हम लोग x - 1 लिख देंगे, x - 1 इक्वल टू y, तो x इक्वल टू हो जाएगा y प्लस 1। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है y के प्रत्येक मान के लिए प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान है, अतः फलन जो है वह आच्छादक होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि सिद्ध कीजिए कि एफ ऑफ x इक्वल टू x स्क्वायर द्वारा परिभाषित फलन एफ सच दैट r टू r न तो एकाकी है और न ही आच्छादक है। तो सबसे पहले देख लेते हैं एकाकी पे। एकाकी मतलब एफ ऑफ x1 इक्वल टू एफ ऑफ x2 होगा, एफ ऑफ x इक्वल टू दिया हुआ है x स्क्वायर, तो यहाँ से एफ ऑफ x1 इक्वल टू x1 स्क्वायर, एफ ऑफ x2 इक्वल टू x2 स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा एफ ऑफ x1 की जगह पे x1 स्क्वायर लिखेंगे, एफ ऑफ x2 की जगह पे x2 स्क्वायर लिखेंगे, तो x1 इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस x2। ठीक है, तो अतः फलन एकाकी नहीं है, क्यों, क्योंकि x1 के लिए दो वैल्यू आ रहे हैं, तो x इक्वल टू 2 लिखेंगे तो एफ ऑफ x इक्वल टू x स्क्वायर, तो एफ ऑफ 2 इक्वल टू 2 स्क्वायर इक्वल टू 4, और एफ ऑफ -2 लिखेंगे तो एफ ऑफ x इक्वल टू x स्क्वायर, तो एफ ऑफ -2 इक्वल टू -2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4, यानी कि 2 और -2 के लिए दो एक ही वैल्यू है, यानी कि 4 4। तो अब हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे अब आच्छादक देखते हैं, एफ ऑफ x इक्वल टू y, तो x स्क्वायर इक्वल टू y हो जाएगा, x इक्वल टू प्लस माइनस रूट y। y के किसी ऋणात्मक मान के लिए प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान नहीं होगा, क्योंकि रूट में माइनस रखेंगे तो वो मतलब कि सही नहीं होता है, इसीलिए यह फलन आच्छादक नहीं है केवल, और एकाकी भी नहीं है। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि एक एकाकी फलन एफ सच दैट 1 2 3 से 1 2 3 अनिवार्य रूप से आच्छादक भी है। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 2 3 से हमारा जो फंक्शंस का इमेज बन रहा है 1 2 3 बन रहा है, तो फलन एकाकी है, प्रांत के सभी अवयवों का प्रतिबिंब अद्वितीय होगा। प्रांत में अवयवों की संख्या इक्वल टू सह प्रांत में अवयवों की संख्या है, तो फलन निश्चित रूप से आच्छादक भी होगा। मतलब 1 का 1 से 2 का 2 से 3 का 3 से, यहाँ पे 1 का पूर्व प्रतिबिंब 1 है, 2 का पूर्व प्रतिबिंब 2 है, 3 का पूर्व प्रतिबिंब 3 है, तो निश्चित रूप से हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो हमारा ये जो फंक्शंस दिया हुआ है वह फंक्शंस यानी कि फलन निश्चित रूप से एकाकी भी है और आच्छादक भी है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिद्ध कीजिए कि आच्छादक फलन एफ सच दैट 1 2 3 से 1 2 3 सदैव एकाकी फलन होता है। यहाँ पे 1 2 3 से फंक्शंस बन रहा है, तो इसका इमेज बन रहा है 1 2 3, तो फलन आच्छादक है। सह प्रांत के सभी अवयवों का पूर्व प्रतिबिंब अद्वितीय होगा, सह प्रांत में अवयवों की संख्या इक्वल टू प्रांत में अवयवों की संख्या होगा, तो निश्चित रूप से फलन जो होगा वो क्या होगा, आच्छादक होगा। अब हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सिद्ध कीजिए कि नीचे परिभाषित फलन एफ सच दैट n टू n एकाकी है तथा आच्छादक दोनों ही है। यहाँ पे दिया हुआ है एफ ऑफ x इक्वल टू x प्लस 1 यदि x विषम है, x माइनस 1 यदि x सम है। तो यहाँ पे दिया हुआ है आपका n इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट, तो यहाँ से n से फंक्शंस बन रहा है फलन n इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट। तो यहाँ पे जो बन रहा है हमारा x प्लस 1 है, यदि x सम है तो x विषम है तो 1 प्लस 2 इक्वल टू 2 हो जाएगा, यदि सम है तो 2 माइनस 1 इक्वल टू 1 हो जाएगा, 3 का तो हो जाएगा 3 प्लस 1 4 हो जाएगा, 4 माइनस 1 3 हो जाएगा, 5 प्लस 1 6 हो जाएगा, 6 माइनस 1 5 हो जाएगा। यानी कि हम लोग देख सकते हैं कि इधर के जितने भी एलिमेंट है उसका प्रतिबिंब यहाँ पे इस पे बन रहा है, तो निश्चित रूप से ये एकाकी होगा। अब हम लोग देख लेते हैं, तो हम इसका एकाकी चेक कर लेते हैं कि एकाकी है कि नहीं है। तो माना कि एफ ऑफ x1 इक्वल टू दिया हुआ है x प्लस 1, मैं दोनों के लिए चेक करना पड़ेगा बारी बारी से, एफ ऑफ x1 और एफ ऑफ x2 के लिए। तो एफ ऑफ x1 को मानेंगे तो x1 प्लस 1 हो जाएगा, और यहाँ से एफ ऑफ x2 मानेंगे तो हो जाएगा x2 माइनस 1 हो जाएगा। केस 1 में हम लोग लेते हैं यदि x1 और x2 दोनों सम हो, यानी कि इसका अलग अलग केस लेना पड़ेगा। हो सकता है कि 2 दिया हुआ है तो एक सम, दोनों सम हो, दोनों भी सम हो, एक सम एक भी सम, दूसरा भी सम, पहला सम दिया हो, तो कोई भी केस हो सकता है। मान लीजिए कि पहला दोनों सम हो, तब माना कि एफ ऑफ x1 इक्वल टू एफ ऑफ x2 हो जाएगा।
तो यहाँ पे दोनों यदि सम होगा तो x1 माइनस वन इजकल टू x2 माइनस वन माइनस वन कट जाएगा तो x1 इजकल टू x2 हो जाएगा। तो निश्चित रूप से ये क्या हो जाएगा, एक ही होगा, यानी कि पहला कंडीशन के लिए एक ही होगा। अब हम लोग देख लेते हैं आगे। केस 2 के लिए यदि x1 और x2 दोनों विषम हो तो माना f ऑफ x1 इजकल टू f ऑफ x2, तो x1 प्लस वन इजकल टू x2 प्लस वन, यहाँ से हो जाएगा x1 इजकल टू x2, तो यह भी निश्चित रूप से एक ही होगा। केस नंबर 3 के लिए यदि x1 सम है तथा x2 विषम है तो माना f ऑफ x1 इजकल टू f ऑफ x2, जब सम रहेगा तो x1 माइनस वन और विषम रहेगा तो x2 प्लस वन हो जाएगा, तो x1 माइनस x2 इजकल टू 2 आ जाएगा। तो जो कि सम है, जो कि निश्चित रूप से असंभव है। एक में से दूसरे को सम में से विषम को घटाएंगे तो निश्चित रूप से सम नहीं आएगा, जो कि असंभव है। अतः f ऑफ x1 इज नॉट इक्वल टू f ऑफ x2, यदि यह तब भी यह क्या हो जाएगा, एक ही हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। केस 4 में हो जाएगा x1 विषम हो तथा x2 क्या हो, सम होता है। f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2, x1 प्लस वन इक्वल टू x2 माइनस x1 हो जाएगा, x1 माइनस x2 इक्वल टू माइनस 2 हो जाएगा, जो कि असंभव है। तो ये भी निश्चित रूप से क्या हो जाएगा, एक ही हो जाएगा। अब आच्छादक के लिए देख लेते हैं। y के प्रत्येक मान के लिए प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान है, अतः फलन आच्छादक होगा। आगे के कंसेप्ट में हम लोग देखते हैं फलनों का संयोजन, यानी कि कंपोजिट ऑफ फंक्शंस किसे कहते हैं। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है f ऑफ x इक्वल टू 2x माइनस वन और g ऑफ x इक्वल टू दिया हुआ है sin x। तो f ऑफ g ऑफ x निकालेंगे तो यानी कि g ऑफ x की जगह पे क्या है, sin x, तो f ऑफ sin x हो जाएगा। तो हम फंक्शन जो f ऑफ x दिया हुआ है वहाँ पे sin x x की जगह पे रख देंगे, यानी कि 2x माइनस वन दिया हुआ है तो 2 इंटू sin x माइनस वन, यानी कि 2 sin x माइनस वन हो जाएगा, यानी कि fog x हो जाएगा, f o g x हो जाएगा। अब g ऑफ f ऑफ x दिया हुआ है तो g ऑफ f ऑफ x की जगह पे हम लोग लिखेंगे, यानी कि यहाँ पे तो लिखना चाहिए हमको, सॉरी एक मिनट, यहाँ पे g ऑफ sin x नहीं लिखना चाहिए, g ऑफ क्या लिखना चाहिए, f ऑफ x की जगह पे आपको लिखना चाहिए 2x माइनस वन लिखना चाहिए। और g ऑफ 2x माइनस वन जो होगा यहाँ पे किया हुआ है sin x, तो x की जगह पे 2x माइनस वन, यानी कि sin ऑफ 2x माइनस वन हो जाएगा, और यही हो जाएगा g ऑफ f ऑफ x। अब g ऑफ f ऑफ x लिखेंगे तो f ऑफ x का मतलब होगा f ऑफ x की जगह पे लिखेंगे 2x माइनस वन, यानी कि अब हम लोग फंक्शंस में जाएंगे तो x की जगह पे 2x माइनस वन लिखेंगे, तो 2 इंटू 2x माइनस वन माइनस वन, यानी कि हो जाएगा 2 दूनी 4x माइनस 2 माइनस वन, यानी कि 4x माइनस 3 हो जाएगा f ऑफ x। अब g ऑफ x इक्वल टू हो जाएगा, g ऑफ x की जगह पे sin x लिख देंगे तो g ऑफ sin x, यानी कि अब हम यहाँ पे फंक्शन दिया हुआ है sin x, तो यहाँ पे x की जगह पे sin x लिख देंगे, sin ऑफ sin x, यानी कि होगा g ऑफ g x हो जाएगा। अब हम लोग एक क्वेश्चन देख लेते हैं। f ऑफ x इक्वल टू 4 माइनस x स्क्वायर और g ऑफ x इक्वल टू x प्लस वन दिया हुआ है, तो f ऑफ g ऑफ x हो जाएगा, f ऑफ g ऑफ x, यानी कि f ऑफ g ऑफ x की जगह पे x प्लस वन रख देंगे, यानी कि f ऑफ x प्लस वन। अब x प्लस वन की जगह x की जगह पे x प्लस वन रखेंगे फंक्शंस में, 4 माइनस x प्लस वन का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे g ऑफ f ऑफ x इक्वल टू g ऑफ f ऑफ x हो जाएगा, इक्वल टू जो फंक्शन दिया हुआ है g ऑफ x का, वहाँ पे हम लोग x की जगह पे f ऑफ x पुट कर देंगे, तो g ऑफ हो जाएगा यहाँ पे f ऑफ x कितना है, 4 माइनस x स्क्वायर। तब यहाँ पे 4 माइनस x स्क्वायर x प्लस वन में पुट करेंगे x की जगह पर, यानी कि x की जगह पे होगा 4 माइनस x स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू हो जाएगा 5 माइनस x स्क्वायर। यहाँ पे दिया हुआ है f ऑफ x इक्वल टू f ऑफ x इक्वल टू f ऑफ x कितना है, f ऑफ 4 माइनस x स्क्वायर। तो फंक्शंस में x यहाँ पे है f ऑफ x में, वहाँ पे 4 माइनस x स्क्वायर पुट करेंगे, तो 4 माइनस x स्क्वायर का होल स्क्वायर। उसके बाद में दिया हुआ है g ऑफ x इक्वल टू हो जाएगा, g ऑफ x की जगह पे x प्लस वन पुट करेंगे, g ऑफ x प्लस वन, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका g ऑफ में x प्लस वन की जगह पर x की जगह पे आपका x प्लस वन पुट करेंगे, यानी कि x प्लस वन इक्वल टू हो जाएगा x प्लस टू। अब हम लोग यदि f ऑफ f सच डेट a टू b तथा g सच डेट b टू c हो तो g ऑफ सच डेट a टू c हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि f सच डेट r टू r तथा g सच डेट r टू r दिया हुआ है, फलन क्रमशः f ऑफ x इक्वल टू cos x तथा g ऑफ x इक्वल टू 3x स्क्वायर द्वारा परिभाषित है, तो g o f तथा f o g ज्ञात करें। ठीक है, सिद्ध कीजिए कि g o f इज नॉट इक्वल टू f o g। f ऑफ x इक्वल टू दिया हुआ है cos x तथा g ऑफ x इक्वल टू दिया हुआ है 3x स्क्वायर। यहाँ पे पहला दिया हुआ है f o g, यानी कि fog x इक्वल टू f ऑफ g ऑफ x, g ऑफ x की जगह पे 3x स्क्वायर लिख देंगे, f ऑफ 3x स्क्वायर। तो f ऑफ x दिया हुआ है, यहाँ पे cos x दिया हुआ है, तो x की जगह पे 3x स्क्वायर पुट कर देंगे, तो cos 3x स्क्वायर हो जाएगा। दूसरा नंबर दिया हुआ है g ऑफ x इक्वल टू g ऑफ f ऑफ x इक्वल टू f ऑफ x की जगह पे क्या पुट कर देंगे, cos x, यानी कि g ऑफ हो जाएगा cos x। यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे g ऑफ cos x यानी कि 3x स्क्वायर दिया हुआ है, तो x की जगह पे cos x पुट कर देंगे, 3 इंटू cos x का होल स्क्वायर, यानी कि 3 cos स्क्वायर x हो जाएगा। यहाँ पे cos 3x स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 3 cos स्क्वायर x, यानी कि गॉफ इज नॉट इक्वल टू फॉग। अब हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है। यदि f ऑफ x इक्वल टू 3x प्लस 4 डिवाइड बाई 5x माइनस 7 द्वारा परिभाषित फलन f सच डेट r माइनस 7/5 r माइनस 3/5 तथा g ऑफ x इक्वल टू 7x प्लस 4 डिवाइड बाई 5x माइनस 3 द्वारा परिभाषित है, g सच डेट r माइनस 3/5 सच डेट r माइनस 7/5 प्रदत्त है, तो सिद्ध कीजिए कि f o g फॉग इक्वल टू i a तथा गॉफ इक्वल टू i b इस प्रकार है कि i a ऑफ x इक्वल टू x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a और i b ऑफ x इक्वल टू x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू b, जहाँ a इक्वल टू r माइनस 3/5 b इक्वल टू r माइनस 7/5 है। i a तथा i b को क्रमशः समुच्चय a तथा समुच्चय b पर तत्समक फलन कहते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है f ऑफ x इक्वल टू 3x प्लस 4 डिवाइड बाई 5x माइनस 7, g ऑफ x इक्वल टू 7x प्लस 4 डिवाइड बाई 5x माइनस 3। तो यहाँ पे दिया हुआ है ये नंबर में f ऑफ x इक्वल टू f ऑफ g ऑफ x की जगह पे हम लोग पुट कर देंगे 7x प्लस 4 डिवाइड बाई 5x माइनस 3। यहाँ पे हो जाएगा अब f ऑफ x की जगह पे हमको 7x प्लस 4 डिवाइड बाई 5x माइनस 3 पुट करना है, तो यहाँ पे दिया है 3 इंटू x की जगह पे पुट कर देंगे 7x प्लस 4 डिवाइड बाई 5x माइनस 3 प्लस 4 डिवाइड बाई 5 इंटू x की जगह पे पुट कर देंगे 7x प्लस 4 डिवाइड बाई 5x माइनस 3 माइनस 7। अब इसको हम पुट करेंगे 5x माइनस 3 इंटू 7x प्लस 4 प्लस 4 इंटू हो जाएगा आपका 5x माइनस 3 डिवाइडेड बाई यहाँ पे हो जाएगा 5x माइनस 3 5 इंटू 7x प्लस 4 माइनस 7 इंटू 5x माइनस 3, 5x माइनस 3 और 5x माइनस 3 कट जाएगा, यहाँ हो जाएगा 7 का 21x प्लस 12, फिर उसके बाद में प्लस 4 5 20x माइनस 12 डिवाइड बाई 3 5 से 35x प्लस 20 माइनस 35x प्लस हो जाएगा 21। यहाँ पे 12 से 12 कट जाएगा, 35x से 35x कट जाएगा, तो 21x प्लस 20x इक्वल टू 41x डिवाइड बाई यहाँ पे हो जाएगा 20 प्लस 21 इक्वल टू 41, 41 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा x, यानी कि यहाँ पे x आ गया। अब हम लोग देख लेते हैं आगे। तो ये x आ गया तो निश्चित रूप से आइडेंटिटी फंक्शंस हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। मान लीजिए कि एफ सच डैट 2 3 4 5 से बन रहा है 3 4 5 9 तथा जी सच डैट 3 4 5 9 से 7 5 7 11 और 15। दो फलन इस प्रकार है कि एफ ऑफ 2 इजकल टू 3, एफ ऑफ 3 इजकल टू 4, एफ ऑफ 4 इजकल टू एफ ऑफ 5 इजकल टू 5 और जी ऑफ 3 इजकल टू जी ऑफ 4 इजकल टू 7 तथा जी ऑफ 5 इजकल टू जी ऑफ 9 इजकल टू 11। तो जी ओ एफ ज्ञात करना है। यहाँ पे जी ओ एफ ऑफ एक्स इजकल टू जी ऑफ एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है। यहाँ पे हो जाएगा जी ऑफ एफ ऑफ 2, जी ऑफ एफ ऑफ 3, जी ऑफ एफ ऑफ 4, जी ऑफ एफ ऑफ 5। तो यहाँ से हो जाएगा एफ ऑफ 2 की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, एफ ऑफ 2 की जगह पे हम लोग लिखेंगे 3 दिया हुआ है, एफ ऑफ 2 इजकल टू 3, तो जी ऑफ 3 हो जाएगा एफ ऑफ 3 की जगह पे 4 यानी कि जी ऑफ 4 हो जाएगा, एफ ऑफ 4 की जगह पे 5 यानी कि जी ऑफ 5 हो जाएगा, एफ ऑफ 5 की जगह पे हो जाएगा आपका 5 यानी कि जी ऑफ 5 हो जाएगा। और जी ऑफ 3 इजकल टू दिया हुआ है 7, जी ऑफ 4 इजकल टू दिया हुआ है 7, जी ऑफ 5 दिया हुआ है आपका 11 और जी ऑफ 5 इजकल टू 11। इस तरह से निकल गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है एफ तथा जी ऐसे दो फलनों पर विचार कीजिए कि जी ओ एफ परिभाषित है तथा एकाकी है। क्या एफ तथा जी दोनों अनिवार्यता एकाकी हैं? तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है फंक्शंस 1 का 1 से, 1 का 2 का 2 से, 3 का 3 से, 4 का 4 से और एफ 5 में तो कुछ भी नहीं बन रहा है। तो यहाँ पे इसका जी से 1 का, फिर 1 से 2 का 2 से, 3 का 3 से, 4 का 4 से, 5 का 5 से और यहाँ पे 6 का 5 से बन रहा है। तो यहाँ से गॉफ बन जा रहा है। यानी कि गॉफ इजकल टू कितना दिया हुआ है, गॉफ ऑफ 1 इजकल टू दिया हुआ है आपका 1, गॉफ ऑफ 2 इजकल टू दिया हुआ है 2, गॉफ ऑफ 3 इजकल टू 3, गॉफ ऑफ 4 इजकल टू 4। तो निश्चित रूप से एकाकी है। अब एफ ऑफ 1 लिख रहे हैं तो एफ ऑफ 1 इजकल टू 1, एफ ऑफ 2 इजकल टू 2, एफ ऑफ 3 इजकल टू 3, एफ ऑफ 4 इजकल टू 4, ये भी एकाकी है। अब यहाँ पे देखिए जी ऑफ 1 इजकल टू दिया हुआ है 1 यहाँ से यहाँ तक, जी ऑफ 2 इजकल टू दिया हुआ है 2, जी ऑफ 3 इजकल टू 3, जी ऑफ 4 इजकल टू 4 और जी ऑफ 5 और जी ऑफ 6 इजकल टू दिया हुआ है 5। तो निश्चित रूप से ये क्या है, बहु एकाकी है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि यदि जी ओ एफ यानी कि गॉफ आच्छादक है तो क्या एफ तथा जी दोनों अनिवार्यता आच्छादक होंगे? तो एक एग्जांपल के तौर पे हम लोग समझ सकते हैं 1 2 3 फंक्शंस दिया हुआ है, इसका प्रतिबिंब 1 का प्रतिबिंब 1, 2 का प्रतिबिंब 2 और 3 का प्रतिबिंब 3 बन रहा है। यहाँ पे 4 इसका पूर्व प्रतिबिंब नहीं है। तो यहाँ से जी फंक्शंस में 1 का 1 से बन रहा है प्रतिबिंब, 2 का 2 से बन रहा है प्रतिबिंब, 3 का 3 से प्रतिबिंब बन रहा है और 4 का 3 से प्रतिबिंब बन रहा है। यानी कि जी ऑफ 1 इजकल टू 1 दिया हुआ है, जी ऑफ 2 इजकल टू 2 दिया हुआ है, जी ऑफ 3 इजकल टू 3 दिया हुआ है, जो कि एक आच्छादक है निश्चित रूप से। एफ फलन के सहप्रांत में अवयव 4 का पूर्व प्रतिबिंब नहीं बन रहा है, इसलिए एफ आच्छादक नहीं है और जी निश्चित रूप से क्या है, आच्छादक है। तो अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि मान लीजिए कि एफ सच डैट 1 2 3 दिया हुआ है, इसका प्रतिबिंब बन रहा है ए बी सी में एक एकाकी तथा आच्छादक फलन इस प्रकार है कि एफ ऑफ 1 इजकल टू ए, एफ ऑफ 2 इजकल टू बी और एफ ऑफ 3 इजकल टू सी। तो सिद्ध कीजिए कि फलन जी सच डैट ए बी सी से 1 2 3 हो जाएगा का एक ऐसा अस्तित्व है कि जी ऑफ एफ गॉफ इजकल टू आई ऑफ एक्स तथा फॉग इजकल टू आई ऑफ वाई, जहाँ एक्स इजकल टू 1 2 3 तथा वाई इजकल टू ए बी सी हो। तो यहाँ पे एफ दिया हुआ है 1 2 3, 1 का ए से, 2 का बी से, 3 का सी से। तो यहाँ से एफ ऑफ फंक्शन तो बन रहा है तो ए का 1 से, बी का 2 से, सी का 3 से। तो ये हो गया जी ओ एफ यानी कि गॉफ। गॉफ ऑफ 1 इजकल टू 1, गॉफ ऑफ 2 इजकल टू 2, गॉफ ऑफ 3 इजकल टू 3 यानी कि गॉफ ऑफ एक्स इजकल टू एक्स होगा तो वो एकाकी होगा। तो यहाँ से फॉग अगर निकालेंगे तो ए बी सी कर देंगे तो ए का 1 से, बी का 2 से और सी का 3 से। एफ हो जाएगा तो 1 का ए से, 2 का बी से और 3 का सी से। तो एफ ऑफ फॉग ए इजकल टू ए, फॉग बी ऑफ ए इजकल टू बी, फॉग ऑफ सी इजकल टू सी। तो फॉग ऑफ एक्स इजकल टू एक्स हो जाएगा। तो इस तरह से बोल सकते हैं गॉफ ऑफ एक्स इजकल टू एक्स, फॉग ऑफ एक्स इजकल टू एक्स है, तो निश्चित रूप से ये सिद्ध हुआ। अब उसके बाद में नेक्स्ट हम लोग देखते हैं व्युत्क्रमणीय फलन यानी कि इन्वर्टिएबल फंक्शंस। एफ ऑफ एक्स इजकल टू दिया हुआ है 3x + 4, एक्स इजकल टू 2, तो एफ ऑफ 2 इजकल टू 3 × 2 + 4 इजकल टू 10 हो जाएगा। यहाँ पे दिया हुआ है ए फंक्शंस में, ए सेट में दिया हुआ है 1 2 3 4, बी सेट में ए बी सी डी। तो 1 का प्रतिबिंब बी, 2 का प्रतिबिंब सी, 3 का प्रतिबिंब डी और 4 का प्रतिबिंब ए बन रहा है। तो बी से ए में बी एफ इनवर्स निकालेंगे तो ए बी सी डी 1 2 3 4 दिया हुआ है तो ए का 4, बी का 1, सी का 2 और डी का 3। एफ सच डैट ए टू बी एफ इजकल टू 1 टू बी, 2 टू सी, 3 टू डी और 4 टू ए। अब एफ इनवर्स फ्रॉम ए टू बी टू ए निकालेंगे तो एफ इनवर्स इजकल टू हो जाएगा बी टू 1, सी टू 2, डी टू 3 और ए टू 4 हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। जो फलन एकाकी तथा आच्छादक होगा तो केवल उसी का प्रतिलोम फलन विद्यमान होगा। यानी कि प्रतिलोम फलन के लिए फलन एकाकी होना चाहिए और आच्छादक होना चाहिए, वही फलन जो होगा वह प्रतिलोम फलन होगा। जैसे यहाँ पे ए का एलिमेंट दिया हुआ है 1 2 3 4 और बी का एलिमेंट दिया हुआ है ए बी सी, वह 1 का प्रतिबिंब बन रहा है ए, 2 का प्रतिबिंब बन रहा है ए, 3 का प्रतिबिंब बन रहा है बी और 4 का प्रतिबिंब बन रहा है सी। तो यहाँ से हम फिर निकालेंगे तो एक का प्रतिबिंब बन गया 1, बी का ए का प्रतिबिंब बन गया 2, बी का प्रतिबिंब 3 और सी का प्रतिबिंब 4। तो ये फलन नहीं होगा। कैसे नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे ए से प्रतिबिंब 2 बन रहा है, 2 का इमेज तो एक ए से ही 2 का इमेज तो नहीं बनेगा, तो इसलिए फलन नहीं है। यानी कि एकाकी नहीं है तो ये फलन नहीं है। अब यहाँ पे देख लेते हैं जैसे कि यहाँ पे 1 का ए, 2 का बी और 3 का सी, ये डी बच गया तो ये तो अंतरक्षेपी हो गया, आच्छादक नहीं हुआ। तो ये निश्चित रूप से ये हमारा फलन यदि आपका ये फलन जो होगा प्रतिलोम फलन नहीं बनेगा। कैसे? तो ए बी सी डी 1 2 3 4 फलन हो ये है ही नहीं, क्योंकि फलन होने के लिए जितने भी इसके पास में एलिमेंट होते हैं, ए का तो प्रतिबिंब है, बी का प्रतिबिंब है, सी का प्रतिबिंब है, लेकिन डी का प्रतिबिंब नहीं है, इसलिए फलन ही नहीं है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ एफ ऑफ एक्स इजकल टू 3x + 4, तो y इजकल टू हो गया 3x + 4, y - 4 इजकल टू 3x हो जाएगा, x इजकल टू हो जाएगा y - 4/3। यहाँ पे एफ इनवर्स ऑफ y निकालेंगे तो y - 4 डिवाइड बाई 3, तो g इजकल टू एफ इनवर्स ऑफ x इजकल टू y की जगह पे x पुट कर देंगे, x - 4/3 आंसर हो जाएगा। किसी फलन f सच डैट a टू b के लिए फलन g सच डैट b टू a व्युत्क्रम फलन कहलाता है यदि f ऑफ g ऑफ y इजकल टू y, g ऑफ f ऑफ x इजकल टू x अगर दिया रहे तब, यानी कि ये व्युत्क्रम फलन के लिए परिभाषा हो जाता है। अब हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मान लीजिए कि एफ सच डैट n टू y एफ ऑफ x इजकल टू 4x - 3 दिया हुआ है द्वारा परिभाषित फलन है, जहाँ y इजकल टू y बिलोंग्स टू n सच डैट y इजकल टू 4x + 3
किसी x बिलोंग्स टू n के लिए सिद्ध कीजिए कि f व्युत्क्रमणीय फलन है, प्रतिलोम फलन भी ज्ञात कीजिए। f ऑफ x इक्वल टू दिया हुआ है 4x प्लस 3, y इक्वल टू 4x प्लस 3, y की जगह पे 4x इक्वल टू y माइनस 3, तो x इक्वल टू हो जाएगा y माइनस 3 डिवाइड बाई 4। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं g ऑफ y इक्वल टू y माइनस 3 बाई 4, g ऑफ f ऑफ x इक्वल टू हो जाएगा g ऑफ f ऑफ x की जगह पे हम लोग क्या पुट करेंगे 4x प्लस 3 यानी कि g ऑफ 4x प्लस 3। यहाँ से अब हम लोग को g ऑफ x यानी कि g ऑफ x निकालेंगे कि कहाँ पे दिया हुआ है, तो g ऑफ x दिया हुआ है आपका 4x प्लस 3 यानी कि y की जगह पर हम लोग पुट कर देंगे 4x प्लस 3 माइनस 3 डिवाइड बाई 4, तो 3 से 3 कट जाएगा, 4x बाई 4 इक्वल टू 4 से 4 कट जाएगा तो x बच जाएगा। तो एफ ऑफ y इक्वल टू यहाँ पे निकालेंगे एफ ऑफ y माइनस 3 बाई 4, यानी कि यहाँ पे हम लोग पुट कर देंगे 4 इंटू एफ ऑफ एक्स में, तो यानी कि 4 इंटू एक्स की जगह पे क्या पुट करेंगे y माइनस 3 बाई 4 प्लस 3, यानी कि 4 से 4 कट जाएगा तो y माइनस 3 प्लस 3, 3 से 3 कट जाएगा तो हो जाएगा y, यानी कि यहाँ पे x आ गया, यहाँ पे y हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, मान लीजिए कि y इक्वल टू एन स्क्वायर सच दैट n बिलोंग्स टू n इज द सबसेट ऑफ n है फलन f सच दैट n टेंड्स टू y, जहाँ f ऑफ n इक्वल टू n स्क्वायर पर विचार कीजिए, सिद्ध कीजिए कि f व्युत्क्रमणीय फलन है, f का प्रतिलोम भी ज्ञात कीजिए। यहाँ पे दिया हुआ है जैसे f ऑफ n इक्वल टू n स्क्वायर, तो y इक्वल टू n स्क्वायर हो जाएगा, n इक्वल टू रूट ओवर y हो जाएगा, f ऑफ g ऑफ y इक्वल टू f ऑफ g ऑफ y इक्वल टू f ऑफ रूट y का होल स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू y, तो g ऑफ x इक्वल टू g ऑफ एफ ऑफ जी ऑफ वाई इक्वल टू एफ ऑफ जी ऑफ वाई इक्वल टू एफ ऑफ रूट वाई हो जाएगा, रूट वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू वाई हो गया। यहाँ पे जी ऑफ एक्स इक्वल टू जी ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जी ऑफ एक्स स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि जी ऑफ एक्स स्क्वायर यानी कि जी ऑफ एक्स कितना दिया हुआ है यहाँ पे, जी ऑफ एक्स यानी कि एक्स की जगह पे हम लोग पुट कर देंगे एक्स स्क्वायर, तो रूट ओवर एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, मान लीजिए कि f सच दैट n टेंड्स टू r, f ऑफ x इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 15 द्वारा परिभाषित एक फलन है, सिद्ध कीजिए कि f सच दैट n टेंड्स टू 5, जहां s f का परिसर है, व्युत्क्रमणीय फलन है, f का प्रतिलोम भी ज्ञात कीजिए। यहाँ पे दिया हुआ है f ऑफ x इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 15, y इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 15, तो y इक्वल टू यदि हम 0 पुट कर देते हैं यहाँ से तो हो जाएगा आपका y इक्वल टू 0 नहीं, y को जब हम इधर ले जाते हैं तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, 0 इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 15 माइनस y, यानी कि 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 15 माइनस y इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन के तौर पर x इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस रूट ओवर b स्क्वायर माइनस 4 डिवाइड बाई 2a माइनस 12 प्लस माइनस रूट ओवर 12 स्क्वायर माइनस 4 इंटू a, यानी कि 4 इंटू 4 इंटू 15 माइनस y डिवाइड बाई 2 इंटू 4 हो जाएगा। अब इसको हम सोल्व करेंगे तो x इक्वल टू माइनस 12 प्लस माइनस रूट ओवर 12 144 माइनस 16 गिनो 4 16 गुने 15 माइनस y डिवाइड बाई 8 इक्वल टू माइनस 12 प्लस माइनस रूट ओवर 144 माइनस 240 प्लस 16y डिवाइड बाई 8, x इक्वल टू माइनस 12 प्लस माइनस रूट ओवर 16y माइनस 96 डिवाइड बाई 8 इक्वल टू माइनस 12 प्लस माइनस रूट ओवर 16 इंटू y माइनस 6 डिवाइड बाई 8। अब नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे दिया हुआ x इक्वल टू माइनस 12 प्लस माइनस रूट ओवर 144 माइनस 16 इंटू 15 माइनस y डिवाइड बाई 8 इक्वल टू माइनस 12 प्लस माइनस रूट ओवर 144 माइनस 240 प्लस 16y डिवाइड बाई 8। यहाँ पे x इक्वल टू हो गया आपका माइनस 12 प्लस माइनस रूट ओवर 16 y माइनस 96 डिवाइड बाई 8 इक्वल टू माइनस 12 प्लस माइनस रूट ओवर 16 इंटू y माइनस 6 डिवाइड बाई 8, x इक्वल टू माइनस 12 प्लस माइनस 4 इंटू रूट ओवर y माइनस 6 डिवाइड बाई 8 इक्वल टू माइनस 4 कॉमन हो जाएगा तो हो जाएगा इंटू माइनस 3 प्लस माइनस रूट ओवर y माइनस 6 डिवाइड बाई 8। अब हम 4 से 4 दूनी 8 हो जाएगा, x इक्वल टू हो जाएगा माइनस 3 प्लस माइनस रूट ओवर y माइनस 6 डिवाइड बाई 2, x इक्वल टू हो जाएगा माइनस 3 प्लस रूट ओवर y माइनस 6 डिवाइड बाई 2 या माइनस 3 माइनस रूट ओवर y माइनस 6 डिवाइड बाई 2। ये हो जाएगा नेगेटिव में, हो जाएगा पॉजिटिव में, यह धनात्मक है, ये संभव मान नहीं है क्योंकि ऋणात्मक मान संभव नहीं है, ये मान संभव है। जी ऑफ y इक्वल टू माइनस 3 प्लस रूट ओवर y माइनस 6 डिवाइड बाई 2 एक प्रतिलोम फलन है। अब हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिद्ध कीजिए कि यदि f सच डेट a टू b तथा g सच डेट b टू c एकाकी है तो g ऑफ f सच डेट a टू c भी एकाकी है। तो अब हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, a के पास में एलिमेंट है a b c, इस b में प्रतिबिंब बन रहा है a का 1 से, b का 2 से, c का 3 से, 4 नहीं बन रहा है। यहाँ पे b का c से देख रहे हैं तो a का 1 का p से प्रतिबिंब बन रहा है, 2 का q से, 3 का r से और 4 का s से। यहाँ पे गॉफ हो गया, दिया हुआ है कि फलन f और g एकाकी है, सिद्ध करना है कि गॉफ एकाकी है। तो माना कि गॉफ ऑफ x1 इक्वल टू गॉफ ऑफ x2, तो यहाँ पे हो जाएगा g ऑफ f ऑफ x1 इक्वल टू g ऑफ f ऑफ x2, यहाँ से हो जाएगा g एकाकी फलन है तो g ऑफ f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2, यहाँ से हो जाएगा x1 इक्वल टू x2 f एक एकाकी फलन है। अब नेक्स्ट देखते हैं, तो हम बोल सकते हैं कि यह गॉफ एकाकी फलन है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 19 नंबर, सिद्ध कीजिए कि यदि f सच डेट a टू b तथा g सच डेट b टू c आच्छादक है तो g गॉफ सच डेट a टू c भी आच्छादक होगा। यहाँ पे दिया हुआ है a के एलिमेंट है a b c d और b के एलिमेंट है 1 2 3, c के एलिमेंट है p और q। तो a का प्रतिबिंब 1, b का प्रतिबिंब 2, c का प्रतिबिंब 3 और d का प्रतिबिंब 3 बन रहा है। फिर से 1 का प्रतिबिंब p, 2 का प्रतिबिंब p और 3 का प्रतिबिंब q बन रहा है। तो a का b से f ऑफ x हो गया और b का c से g ऑफ x हो गया। तो यहाँ पे x का z से गॉफ हो जाएगा, यानी कि यहाँ से हो जाएगा f ऑफ x, y इक्वल टू f ऑफ x, z इक्वल टू जी ऑफ वाई हो जाएगा, यानी कि आच्छादक के तौर पर लिखेंगे ए से बी तो एक्स टू वाई एफ ऑफ एक्स, वाई टू जेड, यहाँ पे हो जाएगा जी ऑफ वाई, तो ये हो जाएगा गॉफ एफ सच डेट ए टू बी, जी सच डेट बी टू सी तथा गॉफ सच डेट ए टू सी हो जाएगा, जहाँ माना एक्स बिलोंग्स टू ए, वाई बिलोंग्स टू बी, जेड बिलोंग्स टू सी। तो फलन जी के सहप्रांत के प्रत्येक अवयव जेड बिलोंग्स टू सी का पूर्व प्रतिबिंब वाई बिलोंग्स टू बी विद्यमान है तथा फलन एफ के सहप्रांत के प्रत्येक अवयव y बिलोंग्स टू b का पूर्व प्रतिबिंब x बिलोंग्स टू a विद्यमान है। अतः फलन गॉफ के सहप्रांत के प्रत्येक अवयव z x बिलोंग्स टू c का पूर्व प्रतिबिंब x बिलोंग्स टू a विद्यमान होगा। अतः फलन निश्चित रूप से गॉफ एक आच्छादक होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है आपका 3 फलन f सच डेट n टेस्ट टू n, g सच डेट n टेस्ट टू n तथा h सच डेट n टेस्ट टू r
पर विचार कीजिए, जहाँ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x, जी ऑफ वाई इक्वल टू 3y प्लस 4 तथा एच ऑफ जेड इक्वल टू साइन जेड फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग तथा जेड बिलोंग्स टू एन। सिद्ध कीजिए कि एच ऑफ जी ऑफ एफ दिया हुआ है, तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू दिया हुआ है 2x, तो जी ऑफ वाई इक्वल टू दिया हुआ है आपका 3x प्लस 4, एच ऑफ जेड इक्वल टू दिया हुआ है साइन जेड। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं जी ऑफ एफ इक्वल टू जी ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जी ऑफ एफ ऑफ एक्स की जगह पे 2x लिख सकते हैं, यानी कि 2x की जगह पर x की जगह पर जब हम 3y प्लस 4 दिया हुआ है तो यहाँ पे y की जगह पे क्या पुट करेंगे 2x, यानी कि 3 इंटू 2x प्लस 1 यानी कि 3 दूनी 6x प्लस 4 हो जाएगा। जी ऑफ एक्स इक्वल टू जी ऑफ एक्स इक्वल टू जी ऑफ एक्स की जगह पे कितना दिया हुआ है यहाँ पे 3y प्लस जी ऑफ एक्स इक्वल टू हो जाएगा आपका 3x प्लस 4, यानी कि y दिया हुआ है तो यहाँ पे हम जी ऑफ एक्स है तो 3x प्लस 4 हो जाएगा। अब एच ऑफ एक्स की जगह पे हम लोग पुट करेंगे साइन ऑफ 3x प्लस 4, यानी कि साइन जेड दिया हुआ है तो जेड की जगह पे 3x प्लस 4 पुट कर देंगे। अब नेक्स्ट निकालते हैं एच ऑफ जी ऑफ एक्स इक्वल टू एच ऑफ जी ऑफ एक्स हो जाएगा, एच ऑफ जी ऑफ एक्स दिया हुआ है यहाँ पे कितना दिया हुआ है 6x प्लस 4, एच ऑफ 6 प्लस 4 हो जाएगा, तो एच ऑफ एक्स यानी कि साइन जेड तो साइन ऑफ 6 प्लस 6x प्लस 4 हो जाएगा। अब आरएचएस में एच ऑफ जी ऑफ एक्स दिया हुआ है तो एच ऑफ जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, एच ऑफ जी ऑफ एफ ऑफ एक्स की जगह पे क्या है 2x, यहाँ पे एच ऑफ जी ऑफ एक्स इक्वल टू दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है साइन जेड, तो साइन जेड की जगह पे हो जाएगा 2x, यानी कि साइन 2x मतलब यहाँ पे साइन जेड दिया हुआ है ना, तो 2x दिया हुआ है तो यहाँ पे 3 इंटू 2x प्लस 4 हो जाएगा एच ऑफ जी, क्योंकि एच ऑफ जी का दिया हुआ है साइन 3x प्लस 4, तो यानी कि x की जगह पे 2x पुट करेंगे तो 3 इंटू 2x प्लस 4 हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, तो यहाँ पे दोनों बराबर आ जा रहा है तो साइन ऑफ 6x प्लस 4 हो जाएगा, तो यहाँ पे भी तो यहाँ एलएचएस इक्वल टू आरएचएस दोनों प्रूव हो गया। आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है एफ सच दैट 1 2 3 से इमेज बन रहा है एबीसी तथा जी ऑफ जी सच दैट एबीसी से बन रहा है सेव गेंद और बिल्ली, एफ ऑफ 1 इक्वल टू ए, एफ ऑफ 2 इक्वल टू बी, एफ ऑफ 3 इक्वल टू सी, एफ ऑफ जी ऑफ ए इक्वल टू सेव, जी ऑफ बी इक्वल टू गेंद तथा जी ऑफ सी इक्वल टू बिल्ली द्वारा परिभाषित फलनों पर विचार कीजिए तथा प्रमाणित कीजिए कि जी ऑफ गॉफ इनवर्स इक्वल टू एफ इनवर्स जी इनवर्स है। यहाँ पे एफ फंक्शन दिया हुआ है 1 2 3, 1 का इमेज ए, 2 का इमेज बी और 3 का इमेज सी बन रहा है, तो यहाँ से एफ इनवर्स हो जाएगा ए बी सी से 1 2 3, ए का इमेज 1, बी का इमेज 2 और सी का इमेज 3, तो एफ इनवर्स ए इक्वल टू 1, एफ इनवर्स बी इक्वल टू 2 और एफ इनवर्स सी इक्वल टू हो जाएगा 3। जी का फलन है ए का इमेज बन रहा है सेव, बी का इमेज बन रहा है गेंद और सी का इमेज बन रहा है बिल्ली, तो जी इनवर्स सेव का हो जाएगा ए, बी गेंद का हो जाएगा बी और बिल्ली का हो जाएगा सी, तो जी इनवर्स ऑफ सेव इक्वल टू हो जाएगा ए, जी इनवर्स ऑफ गेंद इक्वल टू हो जाएगा बी और जी इनवर्स ऑफ बिल्ली इक्वल टू हो जाएगा सी। गॉफ 1 का है सेव, 2 का है गेंद, 3 का है बिल्ली, तो गॉफ इनवर्स इक्वल टू हो जाएगा सेव का हो जाएगा 1, गेंद का हो जाएगा 2 और बिल्ली का हो जाएगा 3, तो गॉफ इनवर्स सेव इक्वल टू 1, गॉफ इनवर्स गेंद इक्वल टू हो जाएगा 1 और गॉफ इनवर्स बिल्ली इक्वल टू हो जाएगा 3। अब हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है जैसे जी इनवर्स सेव गेंद बिल्लू, सेव का ए, गेंद का बी, बिल्ली का सी, एफ इनवर्स में हो जाएगा ए का 1, बी का 2 और सी का 3, तो ये हो जाएगा एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स हो जाएगा, एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स सेव का हो जाएगा 1, गेंद का हो जाएगा 2, बिल्ली का हो जाएगा 3, एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स सेव इक्वल टू 1 हो जाएगा, एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स गेंद इक्वल टू हो जाएगा 2, एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स बिल्ली इक्वल टू हो जाएगा 3, तो जी ऑफ एफ गॉफ इनवर्स इक्वल टू एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है, मान लीजिए कि एस इक्वल टू 1 2 3 है, निर्धारित कीजिए कि क्या नीचे परिभाषित फलन एफ सच दैट एस टू एस के प्रतिलोम फलन है, एफ इनवर्स ज्ञात कीजिए तथा इसका अस्तित्व ए एफ इक्वल टू 1 1 2 2 3 3 दिया हुआ है, बी इक्वल टू एफ इक्वल टू 1 2 2 1 3 1 दिया हुआ है, सी एफ इक्वल टू 1 3 3 2 और 2 1 दिया हुआ है। यदि कोई एकाकी तथा छादक है तो ही उसका प्रतिलोम फलन विद्यमान होगा, अन्यथा नहीं होगा। यहाँ पे 1 2 3 ए में दिया हुआ है 1 2 3, तो एस से एस में 1 से 1 बनेगा, 2 से 2 बनेगा, 3 से 3 बनेगा, एफ एकाकी तथा छादक है, एफ भी उत्कलमनीय भी है, तो एस का एस एफ इनवर्स निकालेंगे 1 से 1 2 से 2 3 से 3 बन जाएगा, एफ इनवर्स इक्वल टू 1 से 1 2 से 2 और 3 से 3 बन गया। अब हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट कि बी में 1 2 3 दिया हुआ है, एस में 1 2 3 दिया हुआ है, 1 का 2 2 का 1 3 का 1 हो गया, तो एफ ना तो यहाँ पे एकाकी है और ना ही आच्छादक है, तो एफ का प्रतिलोम विद्यमान नहीं होगा। इसी नंबर देख लेते हैं, एस इक्वल टू 1 2 3, एस इक्वल टू 1 2 3, 1 का 3 2 का 1 3 का 2, एफ एकाकी है तथा आच्छादक भी है, तो एफ व्युत्क्रमणीय होगा, एस का इनवर्स हो जाएगा, तो एस 1 2 3, 1 का 2 2 का 3 3 का 1, एफ इनवर्स इक्वल टू 1 से 2 2 से 3 3 से 1। इस तरह से हम लोगों ने सभी फलन के जितने भी कॉन्सेप्ट हो सकते थे उसको हमने जिक्र कर लिया है। आप इसे रिवीजन कीजिए और बार बार रिवीजन कीजिए जिसके कारण आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आएंगे। थैंक यू वेरी मच।